देखिए बच्चों, दिस इज़ अवर दी वन शॉट वीडियो ऑफ आवर रचना शारीर पेपर 1। जैसे आपको पता है कि हमारा रचना शारीर पेपर 1 पेपर 2 का वन शॉट ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है, लेकिन आने वाली यूनिवर्सिटी के लिए, आने वाले बच्चों के लिए, उनके लिए मैं वन शॉट पेपर 1 का रिकॉर्ड कर रहा हूँ थ्रू आवर बहुत सुंदर नोट्स। आपको पता ही होगा कि हमारे अच्छे अच्छे नोट्स हम लाइव हो चुके हैं और वो बहुत सारे रिव्यूज़ भी आए हैं उसके अच्छे। So you can check out that notes as well. इसकी सॉफ्ट कॉपी ओनली 29 रुपीज़ एट ऑल है। यू कैन स्कैन दिस QR कोड एंड इसमें सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड है। सो ज़्यादा पब्लिशिंग नहीं करना। अब नाउ वी आर डीलिंग विद दी कंप्लीट वन शॉट। इसमें मैं 3 टॉपिक्स कवर करूँगा। देखिए इसमें कौन से टॉपिक्स कवर होंगे। नाउ इस वीडियो में वी आर डीलिंग विद शरीरोपक्रमणीय शारीर, वी आर डीलिंग अस्थि शारीर एंड संधि शारीर। ये जो टॉपिक्स रहते हैं कौन से, परिभाषा, स्नायु, पेशी और केशदंतनका, इसको मैं वन शॉट सेकंड में कवर करूँगा बिकॉज ये जो 3 है, शरीरोपक्रमणीय शारीर, अस्थि शारीर और संधि शारीर, ये बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, इसलिए इनको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा और डिटेल्ड है ना। ऐसा नहीं कि वन शॉट है तो ख़त्म करके ना बच्चों, ये यहाँ पे नहीं होगा। सो ये बहुत डिटेल होगा और रिका में वो जो रिमेंड होंगे टॉपिक्स उनको वन शॉट सेकंड में कवर करूँगा। ओके, सो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। ओके बच्चों, सो फर्स्ट एस्पेक्ट दैट इज ऑफ योर शरीरोपक्रमणीय शारीर। इसका सबसे पहले लेट्स डील विद शरीर व्याख्या। ओके, मतलब शरीर उपक्रमणीय शारीर, मतलब जिसमें हम शरीर और उसके शरीर के बारे में जानेंगे। सबसे पहली व्याख्या है हमें दैट इज ऑफ योर शरीर की, दैट इज शीर्यते तत्शरीरम। ये आपको पता है कि शीर्यते तत्शरीरम या फिर प्रतिक्षणम शीर्यमानम तत्शरीरम। शीर्यते मतलब जिसकी जीज होती है, जिसका डिग्रेडेशन होता है, वो शरीर होता है। और प्रतिक्षणम शीर्यमानम मतलब यहाँ क्या लिखा है कि प्रतिक्षणम मतलब प्रत्येक क्षण। इसका मीनिंग प्रतिक्षणम मतलब प्रत्येक क्षण, इसको हम एवरी एस्पेक्ट बोलेंगे या प्रत्येक क्षण बोलेंगे। शीर्यमानम तत्शरीर मतलब जो प्रत्येक क्षणी चीज होती है उसको हम शरीर कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब आती व्याख्या अकॉर्डिंग टू द चरकार। चरक के अनुसार व्याख्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्याख्या है क्योंकि ये पूछ रही राइट द व्याख्या ऑफ द शरीर अकॉर्डिंग टू चरका या फिर राइट द व्याख्या ऑफ शरीर अकॉर्डिंग टू द सुश्रुत। ओके बच्चों, ये चरक शारीर संवाद है, मतलब अब तक कौन सा है, 5वां पुरुष विषय में 7वां शरीर विषय बनता है। ओके, तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठानभूतम पंचमहाभूत विकार समुदायात्मक समयोगवाही। ठीक है मास्टर, क्या बोलते हैं देख अभी। तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठानभूतम। ओके, सो यहाँ पे ऐसा बोला है चेतना अधिष्ठानभूतम, मतलब आपका जो शरीर है चेतने का अधिष्ठान है। मतलब जो चेतना होती है, ओके, चेतना मतलब आत्मा, मतलब आपका शरीर मतलब जो शरीर आत्मा जहाँ अधिष्ठित होती है। अधिष्ठान मतलब क्या, कोई चीज़ वहाँ पे रहती है इसलिए उसको अधिष्ठित कहते हैं। जैसे आत्मा, इसलिए इसको चेतनाधिष्ठानम कहा गया क्योंकि आत्मा वहाँ निवास करती है। ओके बच्चों, पंचमहाभूत विकार समुदायात्मकम संयोगमाही। ओके, मतलब इनका मीनिंग क्या है, इनका मीनिंग ये कहता है कि ये जो शरीर है ये 5 महाभूत से बना है, पंचमहाभूत और जो षोडश विकार होते हैं ना, षोडश विकार उनसे भी बना है, इसलिए पंचमहाभूत विकार समुदायात्मकम संयोगवाही। मतलब आपका जो शरीर है वो पंचमहाभूत मतलब जो 5 महाभूत, आकाश, जल, पृथ्वी, वायु और अग्नि, इन सारे 5 महाभूत और षोडश विकार, इनसे संयोगतः मतलब सम्मिलन होके या फिर मिल के जो आपका बनता है तो फिर शरीर बनता है। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना। सेकंड नेक्स्ट श्लोक इज अकॉर्डिंग टू सुश्रुत शरीरतन 5वां अध्याय, और ये सुश्रुत का है, मतलब सुश्रुत के अकॉर्डिंग हमें शरीर की व्याख्या पता चलेंगे। व्हाट इज व्याख्या, चल बच्चों क्या बोलता है, एवं विवर्धिता यदा हस्तपाद जिह्वाग्रान कर्णनितंबादिभिः अंगीरूपेत तथा शरीरमिति संज्ञा लभते। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देख, यदा मतलब
ओके, ये जो है ना, मतलब यदा मतलब जब, तदा मतलब तब, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे रहते हैं, लाइक यस्मात् तस्मात् यद तद, ये आपको पता होने चाहिए। ओके, यदा मतलब जब, क्या है देख, हस्तपाद यहाँ ना ऑब्वियसली सुश्रुत है तो ऑब्वियसली वो एक रचना शारीर के अकॉर्डिंग बात करेंगे। ओके, हस्तपाद जिह्वा ग्राण नितंबादि, मतलब इनका कहना है कि जब हस्त मतलब हाथ, पाद मतलब पैर, उसको सक्तिनी भी कहते हैं, जिह्वा मतलब ऑब्वियसली ऑफ योर टंग, घ्राण, घ्राण मतलब क्या, घ्राण, घ्राण, ओके दैट इज योर नोज, कर्ण, कर्ण इज ईयर, नितंब, नितंब मतलब ऑब्वियसली आपकी हिप रीजन का बात कर लिया उस। ओके, अंगेरूपेत, अंगेरूपेत मतलब क्या, अंगेरूपेत मतलब ये सारे जो अंग स्वरूप है या फिर अंग रूप है, ठीक है, तब शरीरमिति संज्ञा, एवं विवर्धितः, विवर्धितः मतलब जब ये एकत्र आते हैं या फिर मिल जाते हैं, या फिर एकत्र आते हैं, ओके, इनसे शरीर बनता है बच्चों, इनसे क्या बनता है, शरीर बनता है। यहाँ पे क्या लिखा है, गर्भाशयात वाढत असलेल्या गर्भाला हस्तपाद जिह्वा ग्राण अंग प्राप्ति झाली म्हणजे चला, मतलब जो गर्भाशय में उसकी वृद्धि हो रही है तब उसको अंगे रूप है, हस्तपाद जिह्वा ग्राण कर्ण नितंबादि, इन अंग रूप की प्राप्ति अगर हो गई तब उसकी, तब उसे शरीर कहते हैं। मतलब जब तक किसी गर्भ को हस्त पाद जिह्वा ग्राण कर्ण नितंबादि बीज की प्राप्ति नहीं हो रही तब तक उसे शरीर नहीं कहेंगे। जब गर्भ को ये सब एस्पेक्ट प्राप्त हो जाएंगे तब उसे हम शरीर ऐसे संबोधेंगे। ठीक है बच्चों, नाउ नेक्स्ट ऑफ योर शारीर वाक्य। शरीर पढ़ लिया, अब शारीर देखते हैं कि शारीर क्या है, समझते। देख, एक श्लोक है हमारा कि इति यत्र जन्म मरणम। देख, जन्म का अर्थ यहाँ पे कि शरीर का जन्म, ओके, मतलब उसकी बर्थ। ओके, मरण मतलब क्या, यहाँ पे मरण का बहुत अच्छा अर्थ दिया है कि क्या होता है कि जब कोई भी मनुष्य के शरीर में, ओके, मनुष्य के शरीर में विकृति उत्पन्न हो गई, मनुष्य के शरीर में विकृति उत्पन्न हो गई, मतलब हम जिसे डिसीज कहेंगे, उसकी वजह से उसके शरीर का नाश हो जाता है। सो दैट इज ऑफ योर मरण। यतः सम्यक उदाहतम, इसका क्या है, यतः सम्यक उदाहतम मतलब क्या, यतः सम्यक यतः मतलब जहाँ, सम्यक उदाहतम ये क्रिया कौन सी, एक तो जन्म वाली और एक तो मरण वाली सम्यक स्वरूप से घटती है। ओके, ये क्रिया सम्यक स्वरूप से चलती है। ओके, सम्यक उदाहतम शरीरस्य तत्स्थानम। ओके, और ये कहाँ चलती है, ततः स्थान मतलब शरीर ठिकाने, मतलब शरीर के स्थान, यहाँ स्थान कौन है, शरीर। ओके, शरीरम इदम उच्यते, उसको हम शारीर कहते हैं, शारीरम इदम उच्यते, उसे हम क्या कहते हैं, शारीर। मतलब क्या, देख कितना सुंदर एस्पेक्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि शारीर मतलब क्या, कि शारीरम इदम उच्यते मतलब क्या कि अगर जिस शास्त्र में, ओके, जिस शास्त्र में, शारीर क्या है, एक शास्त्र है जिसमें हम शरीर के बारे में पढ़ते हैं। अब जिस शास्त्र में हमें क्या है कि शरीर का जो जन्म है और मरण, ये क्रिया सम्यक रूप से पता चलती है। सेकंड मतलब मरण मतलब अगर उसमें विकृति उत्पन्न हो जाए तो मृत्यु हो जाती है। एंड सेकंड, और ये कहाँ घटती है, शरीर से तत्स्थानम, मतलब ये जो जन्म मरण की क्रिया है ये शरीर स्वरूप ही घटती है, इसलिए हम इसे शारीर कहते हैं। ठीक है बच्चों, नाउ नेक्स्ट इज ऑफ योर षडंगत्वम। अब इसको मैं यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन करूँगा, इसके लिए सेपरेट पेज पे एक्सप्लेन करूँगा कि षडंगत्वम क्या होता है। यस मास्टर, लेट्स एक्सप्लेन इट बच्चों। ओके मास्टर, ठीक है बच्चों, अब हम इसको षडंगत्वम को एक्सप्लेन करते हैं। षडंगत्वम, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, षडंगत्वम। षडंगत्वम, अब क्या है मेरे बच्चा, देख षडंगत्वम, षडंगत्वम मतलब क्या कि आपका जो शरीर है वो 6 अंगों से बना होता है, 6 अंगों से निर्मित होता है।
इसे हम षडंग कहते हैं, षडंग। ओके, षड अंग मतलब 6 अंगों से। अब ये जो 6 अंगों से बना होता है, इसके बारे में आचार्य सुश्रुत ने अलग कहा है और आचार्य चरक ने अलग कहा है। तो हम दोनों आचार्यों के बारे में पढ़ेंगे कि दोनों आचार्य ने क्या कहा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है। मतलब आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग षडंग क्या है। ओके देख, मतलब आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग वो 6 कौन से अंग है कि जिसको हम षडंग कहते हैं। सो आचार्य सुश्रुत कहते हैं, आचार्य सुश्रुत ने क्या किया, शिर। ओके, शिर को पहला षडंग कहा है। ओके, आचार्य सुश्रुत ने क्या किया, शिर को पहला षडंग कहा है। मतलब शिर एक षडंग हो गया। सेकंड, उन्होंने क्या किया कि ग्रीवा से गुदमार्ग तक, ये गुदमार्ग है। ओके, और ये ग्रीवा है। ओके, मतलब ग्रीवा से गुदमार्ग तक उन्होंने सेकंड कहा, ये सेकंड अंग है जो आचार्य सुश्रुत ने कहा, और उसको उन्होंने मध्य शरीर कहा है। उसको क्या कहा है उन्होंने, मध्य शरीर। लेकिन मध्य शरीर का एक्सटेंड कहाँ हुआ, कहाँ से कहाँ, मतलब ग्रीवा भाग से गुदमार्ग तक, ये जो एस्पेक्ट है इसको मध्य शरीर का, मतलब एक हो गया, सेकंड हो गया। फिर आचार्य सुश्रुत ने आपके ये जो 2 हाथ और 2 पैर, इन दोनों को एक साथ मिलाकर शाखाएं बताया है। ऐसा नहीं कि 2 हाथ बताए, 2 पैर बताए, नहीं नहीं नहीं, यह आचार्य सुश्रुत ने नहीं कहा, यह आचार्य चरक ने कहा है। ओके, मतलब आचार्य सुश्रुत ने डायरेक्ट शाखाओं का वर्णन किया। किसका, शाखाओं का। और आचार्य सुश्रुत ने शाखा कितनी कहा है, 4। समझा, मतलब देख, एक शाखा, एक मध्य शरीर और एक शिर, टोटल कितने अंग हो गए, 6 अंग। समझा, दिस इज द आचार्य सुश्रुत टेल्स अबाउट द षडंगा। नाउ लेट्स लर्न कि आचार्य चरक ने क्या कहा है, कि आचार्य चरक क्या कहते हैं इस पर, कि आचार्य चरक के अकॉर्डिंग हमारा षडंग क्या है। ओके, बढ़ते देख, आचार्य चरक क्या बोले, देख सुश्रुत ने बोला था कि शीर एक, उसका एक शीर को सेपरेटली गिनना और शीर का सेपरेटली एक अंग बनना, क्योंकि षडंग में से एक तो शीर है, ऐसे आचार्य सुश्रुत ने कहा। लेकिन चरक बोले नहीं नहीं सुश्रुत भाई साहब, ओके सॉरी वो गुजराती हो नहीं थे, हाँ ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं सुश्रुत भाई साहब, जो आपका पहला अंग होगा वो शीर और ग्रीवा मिलके एक बताया उन्होंने, उसको उत्तम अंग कहा। उत्तम अंग मतलब सबसे उत्तम स्वरूप का अंग। तो ये जो है ये उत्तम अंग बताया उन्होंने, उत्तम अंग। और उत्तम अंग में उन्होंने क्या किया, उत्तम अंग में उन्होंने शीर और ग्रीवा इन दोनों को उत्तम अंग कहा है, और इसकी संख्या दोनों को मिलाकर एक ही बताई है। ऐसा नहीं कि शीर वेगा ग्रीवा वेगा, नहीं, उन्होंने उत्तम अंग कहा है इसको, और ये एक ही। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर इतने पोर्शन को मध्य शरीर कहा है। ठीक है, इसको मध्य शरीर कहा है। ओके, मध्य शरीर एक रीजन ले लिया उन्होंने। सो मध्य शरीर की संख्या उन्होंने एक बताई। ठीक है बच्चों, अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने ऊर्ध्व शरीर में से, मतलब ऊपर की अपर लिम्ब में से उन्होंने ये बताए, हस्त बताए। हस्त की संख्या उन्होंने 2 बताई, मतलब उन्होंने कहा हस्त भी ये 2 अंग मैं बताऊंगा, और 2 पाद बताए, या फिर उसको सक्थिनी कहा है उन्होंने श्लोक में। सक्थिनी ये वर्ड यूज किया है उन्होंने। ओके, सक्थिनी। ओके, और सक्थिनी की भी संख्या उन्होंने 2 बताई। तो देख कितनी संख्या हो गई, 2 सक्थिनी कहा, 2 हस्त का, एक मध्य शरीर का, और शीर ग्रीवा को मिला के एक उत्तम अंग का, मतलब टोटल संख्या अकॉर्डिंग टू द आचार्य सुश्रुत इज ऑल्सो 6। समझा। अब इन्होंने कहाँ एक्सप्लेन किया है, तो आचार्य सुश्रुत ने इसको एक्सप्लेन किया है सुश्रुत शरीर स्थान का 5वां अध्याय, और चरक ने इसको एक्सप्लेन किया है चरक शरीर स्थान 7वां अध्याय, शरीर संख्या शारीर अध्याय में। ठीक है बच्चों, यही मैंने यहाँ बताया। तो तत् षडंगम शाखो, देख तत् च षडंग शाखा, देख मतलब मैंने बताया था कि सुश्रुत ने शाखा बताया, ऐसे नहीं बताया कि 2 हाथ वेगे 2 पाद वेगे, नहीं। ओके, तत्रो मध्यम, मध्यम भी का मध्य शरीर, पंचमम षष्टम और शीरम,
मध्य शरीर पांचवा और षष्टम शीर, शाखा 4 हो गए ना, इसलिए पांचवा मध्य शरीर गिना और 7वां शीर। देख यही एक्सप्लेन सुश्रुत ने किया है। और यहाँ पे देख सुख शक्तिनी, बाहु, फिर एक मध्य शरीर, फिर उत्तम अंग मिला के एक बता किसने, शरक्षा। समझा? दिस इज ऑल अबाउट ऑफ योर षडंगम। तो मतलब षडंग आया, षडंगत्वम का ऐसे क्यों बहुत रिपीटिवली गिरता है, अगर आया तो नहीं डरना, लिख डालना जो मैंने बताया अकॉर्डिंग टू सुश्रुता, अकॉर्डिंग टू चरका। ठीक है मास्टर। अब नाउ लेट्स मूव टुवर्ड मृत शारीर संशोधन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसे क्यों, क्योंकि मृत शरीर संशोधन का ऐसे क्यों मल्टीपल टाइम्स गिरा हुआ है और गिरेगा, क्योंकि मृत शरीर संशोधन का ऐसे क्यों उसको बहुत पसंद है। क्या पता ना क्या पता, चल से पढ़ते कि ये क्या होता है। और मैंने नोट्स में बहुत सुंदर लिखा है, अगर वो डायग्राम के साथ लिखा है। ये देख ये डायग्राम निकालिए, ये नदी है, ये सूर्य है। ओके सूर्य कुमार यादव नहीं, सूर्य लाइक सन। ओके सो ऐसे भी बताया मैंने है, ठीक है बच्चों। सो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं ना। अतः मृत शरीर पढ़ने से पहले लेकिन मृत शरीर क्या, ये तो पता होना चाहिए ना। मृत शरीर पढ़ रहे, ओके व्हाट इज मृत शरीर संशोधन। मृत शरीर संशोधन मतलब कैडेवरिक एग्जामिनेशन। आपको पता है कि जब आप एनाटॉमी फर्स्ट ईयर में होते हैं, सो यू आर वेरी एक्साइटेड टू डाइसेक्ट द कैडेवर, यू आर वेरी एक्साइटेड, सो यू गो इन फ्रंट ऑफ एंड स्टार्ट डाइसेक्ट। नो, फिर बाद में आप पीछे चले जाते हैं, चलो दे आप ऐसे हो जाते हैं। सो मृत शरीर संशोधन इज कॉल्ड द कैडेवरिक एग्जामिनेशन। कैडेवरिक एग्जामिनेशन मतलब पहले काल में किस तरह से कैडेवर को प्रिजर्व करते थे, किस तरह से कैडेवर को प्रिजर्व करने के बाद उसका संशोधन करते थे। अब पहले काल में तो फॉर्मेलिन नहीं था कि फॉर्मेलिन में कैडेवर को डाला और वो प्रिजर्व हो गया, फिर उसके बाद आपकी फोर्सेप्स निकाली, फिर आपका एक ब्लेड निकाला, ओके उसकी वजह से इसको डाइसेक्ट कर लिया। ऐसे तो नहीं था ना। सो पहले कैसे डाइसेक्ट करते थे, कैसे कैडेवरिक एग्जामिनेशन करते थे, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। सबसे पहला, लेकिन उसको पढ़ने से पहले वो ये जांचते थे कि अगर ये बॉडी ये आई है या फिर ये मृत शरीर है, तो ये मृत शरीर संशोधन के योग्य है कि नहीं। अगर ये कैडेवर आया है तो ये स्टडी के योग्य है कि नहीं। इसको कैसे जानते थे, इसकी सहायता से मृत शरीर योग्य शरीर का एक श्लोक है, इसके सहारे वो जानते थे कि ये कैडेवर या ये मृत शरीर इट इज अ परफेक्ट फॉर एग्जामिनेशन और इट इज नॉट परफेक्ट फॉर एग्जामिनेशन। देख बच्चा, सबसे पहला श्लोक में ये वर्ड आता कि तस्मात् समस्त गात्रम। ओके बहुत सुंदर है। व्हाट इज समस्त गात्रम। समस्त गात्रम, गात्र इस वर्ड का मीनिंग होता है अंग। ओके समस्त संपूर्ण मतलब उस व्यक्ति के शरीर में संपूर्ण अंग युक्त होने चाहिए, संपूर्ण अंगों से युक्त। समस्त गात्रम मतलब जो व्यक्ति का मृत शरीर आया उसकी पहली कंडीशन होनी चाहिए कि वो समस्त गात्र चाहिए, संपूर्ण अंगों से युक्त चाहिए। ठीक है मास्टर। सेकंड, वो अविशोपहत चाहिए। ओके व्हाट इज अविशोपहत। देख इसमें ना एक संधि करूंगा मैं, अ प्लस विशोपहत, अ प्लस विशोपहत। अब इसकी संधि विष प्लस उपहत। ओके व्हाट इज उपहत। उपहत मीन्स उसको उसकी ये हो गई कि विष से वो मृत्यु हो गई। उपहत मतलब विष के सहारे मृत्यु, लेकिन अ मतलब नहीं, मतलब उस व्यक्ति की जिसका कैडेवर एग्जामिनेशन करना है, मृत शरीर संशोधन करना है, उसकी मृत्यु विष से नहीं होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड अ मतलब नहीं, विष उपहत विष से मृत्यु। ठीक है बच्चा। सो विष से, विष के सहारे मृत्यु नहीं चाहिए। ओके विष के सहारे मृत्यु जिसकी नहीं हुई तो दैट इज इट इज गुड फॉर एग्जामिनेशन। थर्ड, अदीर्घ व्याधि पीड़िता, इसकी भी बहुत अच्छी एस्पेक्ट है, अदीर्घ व्याधि पीड़िता। ओके दीर्घ मतलब बहुत समय तक। ठीक है, दीर्घ मतलब क्या, दीर्घकाल। ओके दीर्घ मतलब दीर्घकाल, बहुत समय तक। ओके व्याधि मतलब आजार या फिर डिसीज। पीड़ित मतलब उससे युक्त होना, अ मतलब नहीं। अब क्या होता है, कभी कोई कैडेवर या फिर कोई मृत शरीर ऐसा आ जाता है कि जो बहुत सारे सालों से उसको कोई आजार होता है या फिर वो कोई व्याधि से पीड़ित होता है। उस व्यक्ति का शरीर संशोधन नहीं करना, क्योंकि उससे तुझे कुछ सीखने नहीं मिलेगा, तुझे प्राकृत अंगों की जानकारी नहीं होगी, क्योंकि उसके बहुत सारे अवयव विकृत हो चुके होंगे। इसलिए
जो भी व्यक्ति का शरीर, जो भी व्यक्ति का मृत शरीर संशोधन के लिए आया है, तो ये पहले इंपॉर्टेंट एग्जामिन कर ले कि उसका शरीर या फिर उसकी शरीर बहुत सारे समय से व्याधि से पीड़ित नहीं होनी चाहिए। सो इसलिए दीर्घकाल आधार से युक्त नहीं होना चाहिए। और अवर्ष शतिकम, अवर्ष शतिकम, वर्ष मतलब साल, शतीक 100 साल, नहीं मतलब उस व्यक्ति की या फिर उस मृत शरीर की जो आयु है, जो एज है, वो 100 ईयर से या फिर 100 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सो अवर्ष शतिक, ठीक है, क्योंकि अगर वो 100 ईयर से ज्यादा हो, ऑब्वियसली उसकी सारी स्नायु बहुत शिथिल हो चुके होंगे, सारे लिगामेंट्स बहुत शिथिल हो चुके होंगे। कैसे करेगा, कैसे एग्जामिन होगी तेरे, कैसे सीखेगा, दैट इज द पॉइंट। ठीक है बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट मृत शरीर योग्य शरीर, मृत संशोधन योग्य शरीर। ये सारे एस्पेक्ट मैंने नोट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मृत शरीर में सेकंड पॉइंट लिखना पद्धत, कि मृत शरीर संशोधन की कैसे पहले लोग करते थे। देख, सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ फिर आपको बताता। सबसे पहले प्राप्त शव क्या करते हैं, जो भी शव प्राप्त हुआ, जो भी मृत शरीर प्राप्त हो, उसको क्या करते थे, झाडाची साल, गवत व ताग, मतलब क्या, जो हमारा पेड़ है, पेड़ की जो ये होती है, बहुत सारी वो साल रहती है ना, या फिर वो गवत रहता, जो गवत बहुत लंबा होता, जो बहुत अटूट होता, उस गवत के सहारे उसको पूरी तरह उसको क्या करते, कवर कर देते, यानी व्यवस्थित बांधून व गुंडाळून घेणे, मतलब उसको बहुत अच्छी तरह कवर कर लेते। अब क्या करते, उसको कवर करने के बाद उसको क्या करते, एक पिंजरे में या फिर उसको एक केज में रख देते। ओके, अब हमने यहाँ पे इस वनस्पति के सहारे इसको क्यों गुंडाळा, उसको क्यों कवर किया, इसका रीजन है क्योंकि वनस्पतिजन्य वस्तूंनी गुंडाळल्यामुळे त्याचे संरक्षण होते। मतलब अगर हम उस शव को, उस प्राप्त शव को, उस मृत शरीर को हमने जिस तरह वनस्पति से कवर किया ना, उस वजह से, वनस्पति से कवर करने की वजह से उसका शरीर में कोई ये नहीं होगा, विकृत नहीं होगा। ओके, वो अच्छा रहेगा उसमें। ठीक है बच्चों, और एखाद्या पिंजऱ्यात ठेवायचं, फिर वाहत्या नदीत ठेवायचं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब पिंजरे में रखना, केज में रखना, और फिर वो जो केज है वो एक बहते नदी के पानी में रख देना, क्योंकि बहते नदी के पानी में वो पानी वहाँ पे स्टेगनेंट नहीं होता, और बहते नदी के पानी में वो बॉडी ज़्यादा लवकर कुजती नहीं, या फिर बहुत ज़्यादा लवकर डिग्रेड नहीं होती। और वहीं पे रखना जहाँ पे सनलाइट ईजिली नहीं पहुँचती, क्योंकि क्या होता है बच्चा कि कोई भी अगर बॉडी डेड हो गई है, अगर उस पर सनलाइट बहुत इजीली पहुंच रही है तो वो बॉडी बहुत इजीली डिग्रेड हो जाती है। अगर वो इजीली कुछ जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी, तो आपको वो स्टडी के लिए इजी नहीं होगी, इसलिए वो बहुत डिग्रेड हो जाती है। आपको पता है वो मॉर्चुरीज रहते हैं, वहाँ पे वो ऐसे एक सेगमेंट रहता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, उसमें से एक खप्पा निकालते हैं, उस बक्से में से बॉडी रहती है, वो बॉडी को वहाँ पे रखते हैं। सो दैट इज द, उसमें सनलाइट नहीं होती ना, इसलिए वो बॉडी वहाँ पे प्रिजर्व। ठीक है, ते चांगले सडल्यानंतर त्यांना पाण्यातून काढ, मतलब वो अगर वो अच्छे से कुज जाए तो वहाँ पे उसको पानी से निकाल देते। ठीक है, और बांबूच्या सालीच्या सहाय्याने हळूहळू त्याची त्वचा काढा, फिर बांबू की जो साल रहती है उसकी सहारे उसकी त्वचा निकालते हळूहळू, और फिर त्यानंतर शवाची बाह्य अभ्यंतर प्रत्यंग प्रतिक्रिया, मतलब जो शव की, वो जो प्राप्त शव है उसकी हम अच्छी तरह से जो इंटरनल ऑर्गन्स और बाहर की जो एस्पेक्ट्स वो अच्छे से देख सकते हैं। ओके बच्चों, सो दिस इज ऑल द पद्धत ऑफ योर मृत शरीर संशोधन, वो अच्छे से समझ ले। इसका प्रयोजन भी है, प्रयोजन मतलब महत्व क्या है ये अच्छे से पढ़ ले, मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन नोट्स में कंप्लीट है तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चा, नाउ वी आर डीलिंग विद शरीर शास्त्र विभाग। इसके बारे में मैं यहाँ पे थोड़ी जानकारी दूंगा। व्हाट इज शरीर शास्त्र विभाग? देख क्या होता है ना, शरीर शास्त्र विभाग, शरीर शास्त्र विभाग के 3 एस्पेक्ट होते हैं। कितने? 3। शरीर शास्त्र विभाग के 3 भेद पड़ते हैं। सबसे पहला सूक्ष्म शरीर। ओके, सूक्ष्म शरीर मतलब क्या? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ओके, मतलब जिस
स्ट्रक्चर्स को हम अपने नेकेड आई से देख नहीं सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। दैट एनाटॉमी कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। फॉर एग्जांपल एक स्टमक है, स्टमक के इंटरनल तू काट के देख सकता है, राइट, लेकिन स्टमक के जो बॉडी होती है, बॉडी ऑफ द स्टमक, उसमें जो पैराइटल सेल्स होते हैं, पेप्टिक, उसको देख सकता है कि नहीं? सो उसको देखने के लिए यू नीड टू बी लाइक माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ठीक है। सो उसको हम कह रहे हैं सूक्ष्म शरीर, कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ओके मास्टर। सेकंड शरीर कॉल्ड स्थूल शरीर। सेकंड शरीर को हम क्या कहेंगे? स्थूल शरीर। एंड स्थूल शरीर को हम कहते हैं ग्रॉस या फिर जनरल एनाटॉमी। क्या कहते हैं? ग्रॉस या फिर जनरल एनाटॉमी। एंड द थर्ड एस्पेक्ट, इसको हम कहते हैं व्यवहार शरीर। ओके, और व्यवहार शरीर का मीनिंग होता है अप्लाइड एनाटॉमी। ठीक है बच्चों, सो दीज आर द थ्री शरीर शास्त्र विभाग। मतलब अगर इससे क्यों आया तो ये तीन भेद जरूर लिखना। इसके एक्सप्लेनेशन मैंने लिखे कि देख, जिसको हम अब नेकेड आई से देख नहीं सकते, इंक्लूडिंग सूक्ष्म शरीर, जिसको हम नेकेड आई से परीक्षण कर सकते हैं, तो फिर स्थूल शरीर विच इज ग्रॉस एनाटॉमी या फिर अब जनरल एनाटॉमी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम स्टमक को देख सकते हैं, अगर डाइसेक्ट हमने यहाँ पे कट लगा दिया तो वी कैन सी स्टमक, वी कैन सी लिवर, वी कैन सी किडनी, कैन सी इंटेस्टाइन एक्सेट्रा। और व्यवहार शरीर मतलब चिकित्सा की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सो दिस इज द एस्पेक्ट्स ऑफ योर शरीर शास्त्र विभाग। ओके, नाउ द शरीर ज्ञान प्रयोजन, इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट, जैसे कि आस्क इन यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। ओके, शरीर ज्ञान प्रयोजना। ओके, इसके बारे में बताने के लिए मैं यहाँ पे श्लोक है उस पर एक्सप्लेन करूंगा। ओके, शरीर ज्ञान प्रयोजना मतलब क्या कि आपके शरीर के शरीर ज्ञान प्रयोजना मतलब आपका जो शरीर है उसका ज्ञान हमें प्राप्त करना है, लेकिन उसका प्रयोजन क्या है कि हम उसके शरीर का ज्ञान, अपने शरीर का ज्ञान क्यों प्राप्त करें, कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस। क्योंकि हम कोई भी चीज मतलब की वजह से तो नहीं करते, कुछ तो मतलब हुआ, इसलिए इस वजह से हम उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे। देख बच्चा क्या लिखा है श्लोक में, ये चरक का श्लोक है, चरक शारीरस्थान सवाध्याय कौट शरीर विचम शारीर अध्याय। इसमें क्या लिखा है? शरीर सर्वथा सर्वम, सर्वथा सर्वथा सर्वम, सर्वथा मतलब संपूर्ण रूप से, कॉल्ड एज सर्वथा, सर्वथा सर्वम, सर्वदा वेद यो भीषका। अब देख, यो भीषका, यो भीषक मतलब, यो मतलब जो, भीषक कॉल्ड चिकित्सक, चिकित्सा, ठीक है मास्टर। अब देख, सर्वदा, सर्वदा मतलब संपूर्ण रूप से, और सर्वदा या फिर नेहमी। वेद, अब देख यहां पे वेद का रेफरेंस है, ये जो वेद है ना, ये वेद मतलब शास्त्र। ओके, ऑब्वियसली हमें पता है कि वेद का मीनिंग होता है शास्त्र, लेकिन यहाँ पे कौन सा शास्त्र के बारे में बताया है? ओके, यहाँ पे जो शास्त्र बताया आपको वो शरीर शास्त्र है, मतलब ऑब्वियसली ऑफ योर एनाटॉमी। ओके, शरीर शास्त्र, समझा? मतलब यहाँ पे जो वेद का रेफरेंस लिया है, यहाँ पे जो बताया कि वेद यो भीषकाः, तो ये जो वेद है ये शरीर शास्त्र है, ठीक है बच्चा। ओके, नेक्स्ट आयुर्वेद सकात्सेन। पहले वर्ड्स का मीनिंग जान लीजिए, मैं बताऊं। सेकंड एक शास्त्र बताया है, दैट इज फिर आयुर्वेदा सकात्सेन, कात्सेन मतलब चिकित्सक, वेदम लोक सुखप्रदम, लोक को सुख प्रदान करता है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, देख बच्चों। अब क्या होता है ना, यहाँ पे बताया कि जो चिकित्सक मतलब ऐसा चिकित्सक, जो वैद्य, जो डॉक्टर, जिसको संपूर्ण रूप से अपने शरीर शास्त्र की जानकारी हो, शरीरम वेदः, शरीर शास्त्र की जानकारी हो, मतलब उसको संपूर्ण रूप से आपके शरीर शास्त्र की जानकारी हो, मतलब एनाटॉमी की जानकारी हो, उसी के साथ आयुर्वेद की जानकारी हो। सकात्सेन वो चिकित्सक, वो वैद्य, वेदम लोक सुखप्रदम, लोक जनता,
पेशेंस, सुख सुख प्रदान कर सकेगा। समझा? ये इसलिए शरीर ज्ञान और प्रयोजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाई डू यू नीड टू बी स्टडी एनाटॉमी, बिकॉज आपको इसलिए आयुर्वेद ने ही कहा है अगर शरीर का ज्ञान हुआ तो भी वही चिकित्सक लोग को सुख प्रदान कर सकेगा। इसलिए एनाटॉमी, रचना शरीर बहुत अच्छे से स्टडी करना। ठीक है बच्चों, ओके, शरीर ज्ञान प्रयोजन। और एक श्लोक बताया है, इस श्लोक का मीनिंग यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये भी सिमिलर टाइप ऑफ श्लोक है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यदि कोई चिकित्सक आयुर्वेद चिकित्सा में निपुण होना चाहे तो शरीर तथा शास्त्र दोनों में ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। वही यही मैंने बताया कि शरीर और शास्त्र दोनों में ज्ञान, शरीर मतलब ऑब्वियसली और एनाटॉमी, शास्त्र मतलब आयुर्वेद शास्त्र। ठीक है, और दर्शन और अध्ययन द्वारा अपनी शंकाओं को दूर करना। दर्शन मतलब नेत्रों के द्वारा जो भी शंका है, और अध्ययन मतलब पढ़ाई करके ये सारी शंकाओं को दूर करना, उसके बाद ही वही चिकित्सक चिकित्सा कर पाएगा या फिर करे, ऐसा आयुर्वेद ने कहा है। ठीक है मास्टर, ओके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफ योर अंग प्रत्यंग विभागा। ओके, शायद ये अंग प्रत्यंग विभागा दिस इज द लास्ट पॉइंट इन अवर शरीरोपक्रम। यस, बिकॉज इट इज अ इंपॉर्टेंट एसेक्यूम। लेट्स सी अंग प्रत्यंग विभागा। इसको जानने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। व्याख्या, व्हाट इज व्याख्या ऑफ योर अंग प्रत्यंग विभागा? चल, क्या व्याख्या है? अवयवम अवयवः, अवयवम अवयवः, यो अवयवः प्रत्यंगम तत् लभति। ठीक है मास्टर, क्या बोला इन्होंने? अवयवम अवयवः, बट अवयवम यहाँ पे जो पहला अवयव इस वर्ड का मीनिंग है, इसका अर्थ है मोटे अवयव या फिर बड़े अवयव। अवयवम अवयवः, इस सेकंड अवयव का मतलब है छोटे अंग। यो अवयव, इसका मीनिंग है ते अवयव, ते अवयव। अब ते अवयव किसको कहा है? इस छोटे अवयव को। ठीक है, प्रत्यंगम तत्प्रचक्षते लभते, उसको प्रत्यंग कहा है। अब देख बच्चा, इनका क्या मीनिंग है? क्या होता है हमारे शरीर में जो बहुत बड़े बड़े ऑर्गन्स होते हैं, उनके जो छोटे छोटे एस्पेक्ट रहते हैं ना, उसको हम प्रत्यंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एब्डोमेन, ये सबसे बड़ा अवयव है, राइट? एब्डोमेन फॉर एग्जाम्पल मैं मॉडर्न के अकॉर्डिंग देता तो आपको समझेगा। फॉर एग्जाम्पल इंटरनल अवयव का, इंटरनल अगर मैं एस्पेक्ट विचार करूँ तो एब्डोमेन आता बड़े अवयव में। ठीक है, अब एब्डोमेन में छोटा अवयव है स्टमक, समझा? राइट, तो एब्डोमेन में छोटा सा अवयव हुआ स्टमक, तो ये जो स्टमक है इसको हम प्रत्यंग कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? प्रत्यंग। मतलब जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर के छोटे छोटे अवयव है उसको हम प्रत्यंग कहेंगे। इसलिए अवयवम अवयवः यो अवयवः प्रत्यंगम तत् प्रचक्षते या फिर लभते। ठीक है बच्चों, ये भूलना कभी नहीं। ना आगे आएंगे इसके भेद। ओके, भेद में इसके मुख्य दो भेद हैं। कितने भेद? मुख्यतः इसके दो भेद गिरते हैं। ठीक है मास्टर, तू मनशील दशा। यस बच्चा, इसके दो भेद हैं मुख्यतः। सबसे पहला भेद इसके जो गिरते दैट इज ऑफ योर बाह्य प्रत्यंग एंड सेकेंड इज कॉल्ड अभ्यंतर प्रत्यंग। ठीक है, दैट सो बाह्य प्रत्यंग और अभ्यंतर प्रत्यंग। हाँ, अब बाह्य प्रत्यंग में चार प्रकार गिरते, ये कभी भूलना। कितने? चार। ये गिरते नहीं, लेकिन ये अपने नोट्स में मैंने इस तरह से लिखे हैं क्योंकि ये आपको पता चलनी चाहिए कि एस्पेक्ट, मतलब आपको इजीली याद होने के लिए मैंने लिखे। देख, सबसे पहले बाह्य प्रत्यंग मतलब जो शरीर के बाहर आपको दिखते, और अभ्यंतर मतलब अंदर की। अब ये चार कौन से बाह्य प्रत्यंग के चार प्रकार हमने डाले, उसमें डिविजन्स किए थे चार। सबसे पहला डिवीजन आता वो प्रत्यंग, वो बाह्य प्रत्यंग जो प्रत्येकी दो होते हैं, प्रत्येकी दो दो। सेकेंड प्रत्यंग होते
जो प्रत्येकी एक एक होते हैं। थर्ड बाह्य प्रत्यंग है अंगुली, और फोर्थ बाह्य प्रत्यंग है स्त्रोतस। ठीक है बच्चों, यस। बट अब इसको जानने के लिए कि व्हाट आर द प्रत्येकी दो दो, व्हाट आर द प्रत्येकी एक एक, हम नोट्स की तरफ चलते हैं। देख बच्चों, यहाँ पे अगर देख पा रहा होगा, सो हियर, सो देख मैंने डिविजन्स किया, बाह्य प्रत्यंग, अभ्यंतर प्रत्यंग, फिर इसके डिविजन्स। ओके, हियर यू कैन सी प्रत्येकी एक एक है। अब प्रत्येकी एक एक में क्या आता, सबसे पहले मस्तक उदर, मस्तक ऑब्वियसली इट इंक्लूडेड द स्कल, उदर मतलब स्टमक, पृष्ठ नाभि, पृष्ठ देख, पृष्ठ का मीनिंग यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम हुआ, मतलब पीछे का। ओके, वर्टिब्रल कॉलम। ललाट, ललाट मतलब कपाल। ओके, ललाट का मीनिंग यहाँ पे कपाल। नासा नोज, वो नासा नहीं अमेरिका का। चिबुक, चिबुक कॉल्ड द हनुवटी, कॉल्ड द मैंडिबल, मैंडिबल एक ही है ना, राइट। बस्ती, यहाँ पे बस्ती का मीनिंग यहाँ पे ब्लैडर है ऑब्वियसली, लेकिन वो कहाँ प्रेजेंट है, वो यहाँ पे अपने को पता है कि दीज आर 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन लाइक दिस। ओके, सो दीज आर अम्बिलिकल रीजन, इसको हम क्या कहेंगे, नाभि कहेंगे। नाभि के जस्ट नीचे यहाँ पे हाइपोगैस्ट्रिक रीजन होता है, वहाँ पे बस्ती प्रदेश प्रेजेंट, इसलिए वहां पे। ओके, ग्रीवा, ग्रीवा मतलब दिस रीजन, ग्रीवा मतलब यहाँ पे सर्वाइकल रीजन का रेफरेंस आया। इति एता एकिका, ये सारे एक एक ही है ना, मोस्टली सगळे एक ही है। ओके, इसलिए ये जो प्रत्यंग है जो आपको दिख रहा है, दीज आर द बाह्य प्रत्यंग। ओके, सो ये जो प्रत्यंग है ये एक ही है। ठीक है बच्चों। ना अब प्रत्येकी दोन दोन देखेंगे। प्रत्येकी दोन दोन कौन से देखते हैं। कर्ण, कर्ण कॉल्ड एज अ ईयर, ये दो है। नेत्र, ये दो है। ब्रू कॉल्ड एज ब्रोज, आई ब्रोज, ये भी दो है। शंख, शंख मतलब दिस कॉल्ड एज टेम्पोरल रीजन। ठीक है। अंश, अंश कॉल्ड एज स्केप्युलर रीजन, जो आपका स्केप्युला होता है उसको अंश फलक कहते हैं और अंश को स्केप्युलर रीजन कहते हैं। गंड, अब क्या है ना, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है, यहाँ पे गलगंड मीन्स ऑब्वियसली आप हम गलगंड को थायराइड ऐसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन गंड का रेफरेंस यहाँ पे थोड़ा मैं जाइगोमैटिक बोन्स के सहारे लूंगा, क्योंकि अगर आपने देखा तो थायराइड ग्लैंड हमें यहाँ पे रेफरेंस नहीं लिया, लेकिन गंड का मीनिंग यहाँ पे जाइगोमैटिक बोन्स है। मतलब जाइगोमैटिक बोन्स वही है कि जिसके सहारे आपके चीक्स बाहर आते हैं, मतलब गाल। ओके, दैट इज ऑफ अ जाइगोमैटिक बोन। और छोटे बच्चों में वो बहुत प्रॉम्प्ट रहते हैं ज़्यादा, इसलिए क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे आचार्यों ने अलग अलग बताया। मैंने बहुत सारे बुक्स रेफर किया, महेंद्र सिंह रेफर किया, बहुत सारे हिंदी ऑथेंटिक बुक रेफर किया, उनसे मुझे पता चला कि यहाँ पे गंड का रेफरेंस यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। सो यहाँ पे गल का हम जाइगोमैटिक बोन्स के सहारे इसका मीनिंग जोड़ेंगे। सो दैट इज फिर जाइगोमैटिक बोन्स, ये दो रहते हैं हमें पता है, जाइगोमैटिक बोन्स या फिर इसको चिक्स कहते हैं, गाल, राइट। सो ये दो, ठीक है। कक्ष, कक्ष कॉल्ड एक्सिलर रीजन। स्तन कॉल्ड मैमिलरी रीजन या फिर मैमिली ग्लैंड्स। वृषण कॉल्ड टैस्टिस, राइट। पार्श्व, व्हाट इज पार्श्व, देख पृष्ठ और पार्श्व इन दो वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना। पृष्ठ मतलब ऑब्वियसली योर वर्टिब्रल कॉर्ड, कॉल्ड पृष्ठवंश, उसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। व्हाट इज पार्श्व, देख दिस इज ऑफ योर चेस्ट, दिस इज ऑफ योर एब्डोमेन। अब ये चेस्ट और एब्डोमेन का जो लेटरल पार्ट होता है, ये वाला चेस्ट और एब्डोमेन का लेटरल पार्ट, इसको हम लेटरल पार्ट ऑफ ट्रंक कहते हैं, इसको हम पार्श्व कहते हैं। दिस इज लेटरल पार्ट ऑफ ट्रंक, और ये दो है लाइक दिस। ओके, दिस इज लेटरल पार्ट ऑफ ट्रंक, ये दो है, इसलिए पार्श्व दो। स्पीक, स्पीक कॉल्ड ग्लूटियल रीजन, ये भी दो है। जानू, जानू कितने हैं, दो, दैट इज ऑफ योर नी जॉइंट। ओके, जानू संधि कहते हैं ना, बाहू, बाहू मतलब क्या, बाहु कॉल्ड आर्म और ब्रेकियम, ऐसा नहीं कि बाहु है तो, दिस इज आर्म और ब्रेकियम, इसको हम बाहु कहते हैं। और लास्ट का दैट इज ऑफ योर उरु, ये भी यहां इंक्लूडेड है। ओके, सो ये जो उरु है जिसका रेफरेंस हमें लिया है, इसका जो मीनिंग है यहाँ पे हम थाइज समझेंगे, थाई, थाइज। ओके, थाइज रीजन जो दो होते हैं, दैट इज ऑफ उरु।
ठीक है बच्चों। सो प्रत्येकी एक हो गए, प्रत्येकी दोन हो गया तक विशंति अंगुली। यहाँ पे एक श्लोक है, द्वे द्वे विशंति अंगुला स्त्रोतांसी वंशान। मतलब अब देख 20 आते कौन से अंगुली, ऊर्ध्व शाखा में 10, अधो शाखा में 10 अंगुली, बोले तो 20, शाखागत प्रत्यंग 20 हो गए, ये बाह्य है ना इसलिए 20। और स्त्रोतांसी वक्षमान नहीं, जो बहिर्मुख स्रोतस होते हैं ना, आपको पता है बहिर्मुख स्रोतस, ओके। सो ये जो मतलब दीज आर नेजल चैम्बर्स, या फिर जो ईयर कैनाल होती है, या फिर जो ईयर ओपनिंग होती है, ओके। फिर बहुत सारे जो पेनाइल ओपनिंग होती है, सारे दीज आर बहिर्मुख स्रोतस। और बहिर्मुख स्रोतस पुरुषों में 9 होते हैं और स्त्रियों में 3 बढ़ जाते हैं। मतलब मर्मानी सॉरी स्तनानी 2, स्तन के स्तन चुचुका कॉर्ड्स मैमालिन निपल्स, एंड एक होती है रक्तपता कॉर्ड्स वजाइनल ओपनिंग। ओके, ये जो 3 होती है स्त्रियों में अधिक होते हैं, मतलब 12 स्त्रियों में और पुरुषों में 9, इसलिए 9। ओके बच्चों, सो दीज आर बहिर्मुख स्रोतस और विशंति, समझा? दीज आर ऑल आर बाह्य प्रत्यंग। वेरी गुड मास्टर। ठीक है, नाउ अभ्यंतर प्रत्यंग जैसे मैंने बताया था। अब देख सुश्रुतानुसार एक प्रत्यंग देखेंगे अभ्यंतर वाले और चरकोक्त अभ्यंतर प्रत्यंग। सुश्रुता ने बताया कि यकृत है, प्लीहा है, उंडुक है, हृदय, आमाशय, ये सारे प्रत्येकी एक एक है। ऑब्वियसली यकृत इज अ लिवर, प्लीहा इज अ स्प्लेन, उंडुक को सीकम कहते हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग, हृदय दैट इज ऑफ योर हार्ट, आमाशय इज ऑफ योर स्टमक, देन फ्रफस और लंग्स 2 है, वृक्क किडनी भी 2 है प्रत्येकी। ठीक है बच्चों, नाउ अकॉर्डिंग टू द चरक, चरकोक्त प्रत्यंग क्या है? देख चरकोक्त प्रत्यंग की संख्या 56 बताइए, भूलना नहीं, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है बच्चा। ओके, या चरकांनी सांगितले पंचंद, मतलब चरक ने क्या किया प्रत्यंग में, मतलब अपने जो प्रत्यंग है अभ्यंतर प्रत्यंग, उस अभ्यंतर प्रत्यंग में अपने पंचदश कोष्ठांगों का समावेश कर लिया। जो उसने पंचदश कोष्ठांग बताए हैं ना, उसका समावेश कर लिया, वो पंचदश कोष्ठांग। जैसे ये हमने कोष्ठाशय शारीर अध्याय में देखा है, 1 शॉट में देखा था बच्चों, सारे एक्सप्लेन कर दिए थे। नाभि कॉर्ड्स अम्बिलिकस रीजन, हृदय कॉर्ड्स हार्ट, क्लोम का यहाँ रेफरेंस नहीं, क्लोम का मीनिंग बहुत फिक्स नहीं है, कहीं कहीं पैलेट भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे पेनक्रियाज का रेफरेंस लिया था। यकृत कॉर्ड्स लिवा, प्लीहा कॉर्ड्स स्प्लेन, वक्क कॉर्ड्स किडनी, बस्ती प्रदेश कॉर्ड्स ब्लैडर, यू नो, पुरीषाधार बोला था, पुरीषाधार कॉर्ड्स सिग्मोइड कोलान, ओके। आमाशय कॉर्ड्स स्टमक, पक्वाशय कॉर्ड इंटेस्टाइन, यहाँ पे पक्वाशय का दोनों ही लिया। अधरगुद उत्तरगुद बताया, उत्तरगुद ऊपर वाली कॉर्ड्स रेक्टम, अधरगुद नीचे वाली कॉर्ड्स एनल ओपनिंग, शुद्रांत्र कॉर्ड्स ला, शुद्र मतलब छोटे स्मॉल इंटेस्टाइन, स्थूलांत्र बड़े कॉर्ड्स लार्ज इंटेस्टाइन, एंड वपाहन कॉर्ड्स वोमेंटम। दीज आर 15 कोष्ठांग ऑफ योर चरकोक्त, ये भूलना नहीं, पंचदश कोष्ठांगानि, ये चरक के कोष्ठाशय शारीर में भी आता। ठीक है बच्चों, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रत्यंग। यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक दैट्स ऑफ शरीर क्रमणियों पे शारीर कंप्लीट होता है। नाउ वी आर डीलिंग विद द अस्थि शारीर। ओके, लेट्स स्टार्ट दी व्याख्या ऑफ अस्थि शारीर। क्या कहते हैं यहाँ पे? द अस्यति इति अस्थि, ओके, अस्यति इति अस्थि, अस्थि एक कठिनांश देहे अस्मिन्। ओके, यहाँ पे बहुत सुंदर से एस्पेक्ट बताइए कि अस्थि एक कठिनांश देहे अस्मिन्। यहाँ पे इसकी अगर संधि की जाए, सो कठिन अंश, क्या बताया इनने? कठिन अंश देह में। मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर में जो अस्थि होती है वो बहुत कठिन स्वरूप का अंश होता है, देह अस्मिन् मतलब हमारे शरीर में। इसलिए अस्यति जो बहुत समय तक जो टिकता है, जो बचता है, शव का अगर मतलब शव को अगर जमीन के नीचे दफना भी दिया तो भी बाकी के सारे ऑर्गन नष्ट हो जाते हैं, लेकिन अस्थि बचती है बहुत समय तक। इसलिए अस्थि को अस्यति अस्थि, इसलिए कठिनांश अस्ति इसमें कहा गया। ठीक है बच्चों, अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई देख बच्चा। रसाद रक्तम ततो मांसान मेद प्रजायते। रसाद रक्तम, रस धातु से रक्त धातु की, रक्तम ततो मांस रक्त धातु से मांस धातु की, मांस मेद मांस धातु से मेदम प्रजायते, फिर मेद धातु से अस्थि धातु की उत्पत्ति हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको अस्थि की उत्पत्ति है तो वो कहाँ से हुई, तो वो आपको पता चल जाए कि मेद धातु के कारण अस्थि धातु की उत्पत्ति होगी। ठीक है बच्चों, ओके मास्टर।
यही लिखा है यहाँ पे। अब इसका स्वरूप, बहुत सुंदर श्लोक है यहाँ पे कि अस्माचीरविनेष्टेषु त्वक मांसेषु शरीराणाम। क्या बताया देख बच्चे, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि त्वक मांसेषु शरीरी नाम। त्वक मांसेषु मतलब देख, त्वक मतलब त्वचा, मांसेषु मतलब मांस। ओके, त्वक मांस शरीरी नाम। शरीरी नाम मतलब शरीर में। ओके, क्या होता है ना, अगर देख जब तक मतलब अगर बॉडी दफना दी या फिर शव दफना दिया, जब तक शरीर का त्वक मांस, देख जब तक शरीर में त्वक मांस चीर विनष्टेषु, जब तक शरीर में त्वक मांस चीर विनष्टेषु उसका विनाश होता है। ओके, चिरकाल तक। ओके, मतलब क्या है कि जब तक यहाँ पे त्वक मतलब त्वचा, मांस शरीर का जो त्वक और मांस है उसका विनाश होता है, तब तक, तस्मात्। ओके, अस्थिनी न विनश्यन्ति, मतलब जो अस्थि होते हैं वो शरीर के, उसका विनाश नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यहाँ पे बताया क्या गया है कि आपका शरीर है, ठीक है बच्चों, ये जो शरीर है उसमें इतर कुछ धातु होते हैं, लाइक त्वचा होती है, लाइक मांस धातु होते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका शरीर है उसमें त्वचा है, मांस धातु है, इनका विनाश इजीली हो जाता है, मतलब इनका विनाश हो जाता है। लेकिन इनका विनाश होने के बाद भी शरीर की जो अस्थियां हैं, अस्थिम न विनश्यन्ति। समझा? मतलब एक व्यक्ति के शरीर में अगर उसके शरीर में जो मांस है, त्वक है, उसका विनाश हो गया, तभी भी उसके शरीर में अस्थि का विनाश नहीं होगा, क्योंकि अस्थिम न विनश्यन्ति, इसलिए। और वो सारव्यतानि देहिना, मतलब हमारे शरीर का वो सार है। कौन है? अस्थि, इसलिए अस्थि को हमारे शरीर का सार कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बच्चों, ये आपके पीजी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, एज वेल यूटी एग्जाम। वही बताया मैंने कि प्राणियों के शरीर की त्वचा, मांस तथा इतर में धातु देर से नष्ट होने पर भी अस्थियां नष्ट नहीं होती, क्योंकि ये प्राणियों के शरीर में सार है बच्चों। ठीक है मास्टर? ओके बच्चों, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द महत्वाचे घटक। ठीक है, अब पहला पंचभौतिकत्व। ओके, व्हाट इज पंचभौतिकत्व संगठन ऑफ योर अस्थि? ऑब्वियसली हमें पता है अस्थि बहुत गुरु है। अगर कोई पदार्थ गुरु है उसका पंचभौतिकत्व कौन सा महाभूत इंक्लूड होता है? ऑब्वियसली पृथ्वी महाभूत। ओके, व्हाट इज दोष अधिष्ठान? मैंने बताया अस्थि रुक्ष स्वरूप की है। अगर अस्थि रुक्ष स्वरूप की है, जिसमें रुक्षता आई, उसमें कौन सा दोष हो? वात दोष। और वात दोष और अस्थि आश्रय आश्रय संबंध दर्शाते। ये भूलना नहीं बच्चों, वात दोष और अस्थि कौन सा संबंध दिखाते? आश्रय आश्रय संबंध। आश्रय 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 मतलब क्या? आश्रयी। आश्रयी मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल रेसिडेंशियल प्लेस या फिर घर। ओके, आश्रयी मतलब घर है, ठीक है, और आपका आश्रय एक व्यक्ति है, मतलब व्यक्ति घर में रहेगा ना, उसी तरह वात दोष अस्थि में रहेगी, इसलिए उनमें आश्रय आश्रयी संबंध है। फिर उसके बाद होता है अस्थि धातु का मल। अस्थि धातु का मल नख और केश है, ये भूलना नहीं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक पढ़ेंगे हम, केश अनंत नख शारीर में। ठीक है बच्चों, सो अस्थि धातु का मल आपका नख और रोम है। ठीक है, अस्तु धातु का सार ऑब्वियसली मज्जा है, क्योंकि अस्थि धातु के बीच में आपको मज्जा स्रोतस मिलता है या फिर मज्जा धातु प्राप्त होता है, दैट इज उसको हम बोन मारो कहेंगे। ओके बच्चों, यहाँ पे डायग्राम में एक्सप्लेन किया है। अस्थि वह स्रोतस का मूल स्थान है, मेद व जघन प्रदेश। मेद व्हिच इज फैट एंड जघन कॉल्ड पल्वाइक रीजन। ओके, दैट इज अस्थि वह स्रोतस का मूल। ठीक, नाउ अब हम पढ़ेंगे अस्थि के प्रकार। अस्थि के 5 प्रकार होते। कितने? एतानि पंचविधानि भवन्ति तद्यथा कपाल, कपाल अस्ति, रुचका अस्ति, तरुणा अस्ति, वलया अस्ति, नलका अस्ति। कितने हो गए? 5 अस्ति। एतानि पंचविधानि भवन्ति कपाल, रुचक, तरुण, वलय और
नलकास्थि, नलक संज्ञानी, इसलिए शरीर अस्थियों के 5 प्रकार होते हैं। एक कपालास्थि, रुचिकास्थि, तरुणास्थि, वलयास्थि, नलकास्थि। इसको डिटेल्ड में सीखेंगे। चल, सबसे पहला वी हैव द कपालास्थि। ओके, कपालास्थि, इसकी बहुत सुंदर व्याख्या है, कम नाम क्षीरम तम पालयति इति कपाला। ओके, अब यहाँ पे तीसरे वर्ड पे जा, क्षीरम तम पालयति। ओके, यहाँ पे ये जो शीर है उसका रेफरेंस हम हेड से लेंगे। हेड मतलब शीर, ठीक है बच्चा। तम पालयति, पालयति मतलब पालन करना, लेकिन पालन करना या फिर इसको रक्षण करना कहते हैं। ओके, कम नाम क्षीरम तम पालयति। अब ये जो शीर है, शीर का पालन करना मतलब आपका जो हेड है, यू नो योर हेड विच इंक्लूड्स ऑफ योर आईज है, नोज है, ये सारा बहुत डेलिकेट है क्योंकि आपके हेड में बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ब्रेन। अब उसको रक्षण करनी है, मतलब शीर मतलब आपके हेड का रक्षण करना, वो जो करता है दैट इज ऑफ योर स्कल, राइट। ऑब्वियसली ऑफ योर स्कल करती है, और ये जो स्कल है ये कपालास्थि है, इसको हम कपालास्थि कहेंगे। इसलिए तो कम नाम है ना, कम मतलब कपाल। ओके, कम यहाँ से कम वर्ड से कपाल आती है, मतलब कपाल ऐसी अस्थियां होती है जो आपके शीर का पालन करती है, मतलब शीर का रक्षण होता है, हेड का रक्षण करता है, इसलिए उनको कपालास्थि कहेंगे। और आपको पता है कि जो आपके स्कल के मोस्टली जो बोन्स लाइक फ्रंटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्सिपिटल बोन, पैराइटल बोन्स, ये सारे फ्लैट स्वरूप है, इसलिए कपालास्थि आर कोरिलेटेड विद फ्लैट बोन्स इन मॉडर्न। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। नाउ मास्टर लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल या फिर उनके स्थान कहाँ कहाँ मिलेंगे ये हमें कपालास्थि, हमें मिलना है उनसे, कहाँ कहाँ मिलेंगे पता। सबसे पहले तेषाम जानु। ओके, व्हाट इज जानु? जानु संधि कॉर्ड, जैसे मैंने बताया था कि नी जॉइंट, दैट इज ऑफ जानु संधि। लेकिन जानु यहाँ पे नी जॉइंट नहीं लेना, लेकिन जानु पे वहां पे एक बोन प्रेजेंट है विच इज अ फ्लैट कॉर्ड इज पटेला। ओके, दैट इज ऑफ योर पटेला विच इज जानु। नितंबा, यहाँ पे नितंब से आपको हिप बोन्स लेने, ठीक है मास्टर। अंश, अंश अंश कॉर्ड स्केप्यूला, स्केप्यूला का भी देखा, इट इज ऑल्सो फ्लैट बोन स्ट्रक्चर। स्केप्यूलर साइड होती है, हमें पता है कि पीछे वाली एक एंटीरियर पोस्टीरियर, वो बहुत फ्लैट बोन है। गंड, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि गंड को हम जाइगोमैटिक बोन कहेंगे। कौन सा बोन? जाइगोमैटिक बोन, इसको गंड कहेंगे। ये वाले जो बोन्स हैं, दीज आर जाइगोमैटिक बोन्स। ये वाले, ये फ्लैट है, हाथ लगा के देख, दिस इज फ्लैट बोन ना, लाइक जाइगोमैटिक बोन, ठीक है। तालु, तालु कॉर्ड जो पैलेटाइन बोन, तालु कॉर्ड जो पैलेटाइन बोन, ये जो आपका ओरल कैविटी है उसका ऊपर का पैलेट देख, हाथ लगा के देख, इट इज ऑल्सो फ्लैट शेप सेक्शन, ठीक है मास्टर। नाउ देख शंख प्रदेश, व्हाट इज शंखा? शंख मतलब ये वाला, इसको हाथ लगा के देख, ये भी बहुत फ्लैट है, दिस इज ऑफ योर टेम्पोरल रीजन, इसको हम आयुर्वेद में शंख प्रदेश कहेंगे। ओके, टेम्पोरल रीजन। ओके, नाउ क्षीर, क्षीर का मतलब यहाँ पे स्कल लेना या फिर आपकी पूरी स्कल। ओके, सुकपलानि, इनमें सारों में आपको कपालास्थि प्राप्त होंगे। ओके बच्चों, वही गंड स्कॉट, जाइगोमैटिक, तालु, पैलेटाइन, टेम्पोरल और स्कल, ठीक है बच्चों। द फर्स्ट बोन कंप्लीट दैट्स ऑफ योर कपालानि, एतानि पंचविधानि भवन्ति, ऐसे द कपालास्थि। ओके, फिर सेकंड है रुचकास्थि, सेकंड वर्ड दैट इज ऑफ योर रुचकास्थि। ओके, रुचकास्थि। ओके, व्हाट इज रुचकास्थि? देख, नाम में ही है रुचक, रुचक मतलब रुचि, रुचि मतलब आवड होना। क्या होता है ये जो रुचकास्थि है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ दांत इंक्लूड होते हैं, आपके टीथ्स। अब ये क्या होता है कि आपको पता है कि जो टिप्स होते हैं ये फूड को बहुत इजीली ग्रैब करते हैं और उसको बारीक 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 स्वरूप में, मतलब जो बोलस होता है उसको बहुत स्मॉल 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 पार्टिकल्स में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, और उसकी वजह से आपके जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो बहुत स्टिम्युलेट हो जाते हैं और आपको रुचि उत्पन्न होती है खाने में, राइट। सो ये जो दांत की वजह से क्या हुआ, दांत की वजह से जो बड़ा बोलस था, बड़ा सा घास था, वो छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए ये रुचि उत्पन्न
हो गई ना, अन्न में, खाने में, सो इसलिए जो दांत होते हैं इसको रुचकास्थि कहते हैं, क्योंकि ये अन्न का चर्वण करने के बाद उसमें रुचि उत्पन्न करते थे, वही बताया, इसलिए दशनातु रुचकानि। ओके, दशनातु मतलब अन्न का चर्वण करने के बाद त्याच्यामध्ये रुचि उत्पन्न होती, इसको हम रुचकास्थि कहते हैं। दांत तो रुचक अस्थियां है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देख दांत का बहुत सुंदर सा स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दिया, बिकॉज टीथ सारी रुचक अस्थियां। ठीक है, नाउ द थर्ड बोन स्टार्ट्स हियर, तरुणास्थि। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसको सेपरेट पेज पे एक्सप्लेन करूंगा, ये वाला। ओके, नाउ तरुणास्थि। अब क्या होता है ना, तरुणास्थि का देखिए, आपको हमने को पता है कि इन जनरल कि आपका जो मेद धातु है, उस मेद धातु की वजह से आपकी अस्थि की उत्पत्ति होती है। ओके मास्टर, आई नो, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर मेद धातु, देख यहाँ पे क्या हो गया, मेद धातु की वजह से अस्थि की उत्पत्ति हुई, लेकिन कब हुई, जब मेद धातु का पूर्णतः पाक हो गया। पाक होना मतलब पचन होना। ओके, यहां क्या हुआ, मेद धातु से अस्थि धातु की उत्पत्ति हो गई, लेकिन मेद धातु का पूर्णतः पाक हुआ, तब अस्थि उत्पन्न होगी। अब कभी कभार, लेकिन हमारे शरीर में कुछ केसेस में, कुछ कंडीशन में, या फिर कई जगह मेद धातु का पूर्ण पाक नहीं हुआ। हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे शरीर में मेद धातु का पूर्ण पाक नहीं हुआ। अब जैसे ही मेद धातु का पूर्ण पाक नहीं हुआ, तो वो जो अस्थियां हैं, उन अस्थियों में घनता आएगी क्या? नहीं आएगी ना। जो अस्थियां हैं उस अस्थियों में घनता आएगी क्या? नहीं आएगी। अगर उन अस्थियों में घनता नहीं आएगी तो वो अस्थियां कैसी होगी? लवचिक होंगी। मतलब वो अस्थियां बहुत ज़्यादा लवचिकता होगी, और जैसे ही लवचिकता उत्पन्न हो गई तो उन अस्थियों को हम तरुणास्थि कहते हैं। क्या कहते हैं? तरुणास्थि। और तरुणास्थि को मॉडर्न में कार्टिलेज के साथ रिलेट किया। इसके साथ, कार्टिलेजेस के साथ। ये जो आप देख रहे हैं ना ईयर पिन्ना, इट इज ऑल्सो कार्टिलेज। ये आप नीजल सेप्टम देख रहे हैं ना, इट इज ऑल्सो कार्टिलेज। देखना ये कैसे मुड़ जाता है, इट इज ऑल्सो अस्थि, लेकिन तरुणास्थि है ना। ये देख कितना मुड़ता है, लवचिकता आ गई ना, हड्डी मुड़ती है कभी नहीं, दिस इज लवचिक, दिस इज तरुणास्थि। ठीक है मास्टर। नाउ लेट्स टुवर्ड्स उदाहरण। जैसे मैंने बताया था कि बहुत सारे उदाहरण है हमारे यहाँ पे श्लोक में दिखे। ग्रान, ग्राहन का रेफरेंस यहाँ पे हम लेते हैं, ग्राहन मतलब नोज। अब नोज में कौन सी है? नोज में नेजल सेप्टम होता है। ओके, सो नोज में जो नेजल सेप्टम होता है, उस नेजल सेप्टम में कार्टिलेज प्रेजेंट है। नेक्स्ट कर्ण, कर्ण में ईयर पिन्ना, जो आपका ईयर पिन्ना है, दैट इज ऑल्सो ए तरुणास्थि। ओके, नेक्स्ट ग्रीवा, ग्रीवा मतलब क्या? मान आई ना। ओके, ग्रीवा, लेकिन यहाँ पे ग्रीवा में मान आई, लेकिन हम यहाँ पे थायराइड की बात करेंगे। थायराइड कार्टिलेजेस, ये क्या होता है एक्सप्लेन करता हूँ। देख बच्चों, ये आपको पता है, दिस इज ऑफ योर थ्रोट रीजन। ओके, नाउ दिस इज नोन एज एपिग्लॉटिस। ये जो सबसे ऊपर की है, ओके, ये जो सबसे ऊपर की, इसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। ठीक है, ये जो है दिस इज ऑफ योर हायोइड बोन। ओके, नाउ दिस इज द लार्जेस्ट कार्टिलेजेस, हियर यू कैन सी दिस इज ऑफ योर cartilage, but which is cartilage? This is thyroid cartilage. Now below the thyroid cartilage आपको और एक दिखता है, this is called, ये कौन सा कार्टिलेज है? इसको हम क्रिकॉइड कार्टिलेज कहेंगे। ठीक है बच्चों, सो ये जो सारे, इसलिए नेक रीजन में, इसलिए ग्रीवा, सो ये सारे ना बहुत ज्यादा तरुणास्थि मतलब लवचिक स्वरूप के, और ये नीचे आपको ट्रेकियल रिंग्स दिखेंगे। दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड ऑफ योर, बिकॉज ये मेड अप ऑफ कार्टिलेजेस। ठीक है बच्चों, सो दिस इज ग्रीवा, ये ग्रीवा रीजन में प्रेजेंट होते हैं। एंड लास्ट इज कॉल्ड अक्षिकोशेषु। व्हाट इज अक्षिकोशेषु? अक्षिकोशेषु मल्टीपल का है ऑर्बिट्स ऑफ द आई। यस, ऑर्बिट्स ऑफ आई, इसको हम क्या कहेंगे? इसमें एक कार्टिलेज होता है कॉल्ड ऑर्बिटल कार्टिलेज। ठीक है बच्चों, ऑर्बिटल कार्टिलेज वो विच इज मेड अप ऑफ योर तरुणास्थि।
ठीक है मास्टर, हो गया। सो दिस इज ऑफ योर तरुण अस्थि। नाउ द लास्ट एस्पेक्ट ऑफ योर अस्थि दैट इज ऑफ योर नलका अस्थि. वलय अस्थि रह गए ना तेज में. ओके, वलय अस्थि मतलब क्या, वर्तुलाकार और वलय. वलय इस मीनिंग का होता है दैट इज ऑफ वर्तुल या फिर अर्धवर्तुल, दैट इज ऑफ वलय अस्थि. इसमें कौन से आएंगे, पार्श्व. व्हाट इज पार्श्व? पार्श्व जैसे मैं बताया था, दिस इज ऑफ योर चेस्ट, दिस इज ऑफ योर एब्डोमेन, द लेटरल साइड ऑफ योर ट्रंक, दैट इज ऑफ योर पार्श्व. लेकिन ट्रंक का लेटरल साइड मतलब यहाँ पे रिब्स है, दैट पार्श्व इज रिब्स. ओके, पृष्ठ. पृष्ठ मतलब वर्टिब्रल कॉलम. सो यहाँ पे कशेरु का आएंगे, कशेरु का मतलब वर्टिब्रास. ओके, और ऊरह प्रदेश, वो उरु था जिसको हम थाई रीजन कहते हैं. ऊरह मतलब यहाँ पे आपका चेस्ट आया, लेकिन चेस्ट कहाँ वलय है, स्टर्नम, वहाँ पे स्टर्नम आता ना, इसलिए वहाँ पे वलय अस्थि. ओके बच्चों, सो दिस इज यहाँ पे डायग्राम भी थी परशुका की, परशुका पार्श्व रिब्स. ठीक है, लास्ट बोन इज कॉल्ड नलक अस्थि. ये जो नलक है ये शाखाओं में प्रेजेंट होती, लंबी स्वरूप. क्या कहते हैं नलक, नलक का मतलब क्या, नली समान. नली कितनी बड़ी होती है इसलिए नलक अस्थि कहते हैं. ठीक है, इस एग्जाम्पल उर्वास्थि और प्रगंडास्थि. उर्वास्थि मतलब फीमर को कहते हैं और प्रगंडास्थि ह्यूमरस को कहते हैं. ठीक है, नाउ अस्थि संख्या. व्हाट आर द अस्थि संख्या यार? देख, सबसे पहले आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग अस्थि की संख्या 300 बताई है. आचार्य सुश्रुत ने अस्थि 300 बताई है. चरक को पढ़ता ही नहीं सुश्रुत का, नहीं वो बताते कुछ तो अलग, कुछ तो एक्स्ट्रा बताते ही है चरक. सुश्रुत को पटेंगा ही नहीं उनको. सो सुश्रुत ने 300 बताए, इन्होंने ज़्यादा एक्स्ट्रा 60 ऐड कर दिया. ठीक है, और फिर मॉडर्न के अकॉर्डिंग हमें मिले एज एक्यूरेट एज 206 बोन्स इन आवर बॉडी, मतलब 206 हड्डियाँ. ओके बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ योर अस्थि शारीर. अस्थि शारीर को डिटेल्ड कवर कर लिया. नाउ वी आर डीलिंग विद द संधि शारीर. ओके बच्चों, चलिए द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ योर वीडियो और द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर संधि शारीर, क्योंकि एथ्रोलॉजी का एक लेक्यू फिक्स होता है, उसमें संधि शारीर लिखना पड़ता है और ऐसे कि तो होगा ही होगा. चलिए बच्चों, नाउ सबसे पहले वी आर डीलिंग विद द व्याख्या ऑफ संधि शारीर. क्या बताया संधि? येन अस्थिपर्वाणि वा संयोजन्ते संधिबन्धैः. ठीक है बच्चों, क्या बताया उन्होंने? अस्थिपर्वाणि. व्हाट इज अस्थिपर्वाणि? दिस अस्थिपर्व स्टैंड फॉर दी अस्थि मतलब बोन्स, और पर्व यहाँ पे एंड्स के समान. ओके, एंड्स ऑफ बोन्स. ओके, एंड्स ऑफ अस्थि. वा संयोजनते. संयोजनते मतलब वो फ्यूज हो जाते या फिर एकत्र हो जाना, एकत्र आते. संधिबंधन ही, और वहां पे संधिबंधन वो निर्माण करते. ठीक है, इति अवयव विशेषः संधि उच्यते. मतलब क्या? अस्थि पर्वणि. अस्थि पर्वणि मतलब बोन्स के एंड्स, मतलब जहाँ पे दो बोन्स के, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये एक बोन है और ये एक बोन है. इस बोन का ये एंड है और इस बोन का ये एंड है. इस बोन का ये एंड, इस बोन का ये एंड. तो देख, ये जो दोनों बोन्स है यहाँ पे मिल रहे हैं, मतलब इनके अस्थि पर्व मिल रहे हैं. अगर ये अस्थि पर्व संयोजन थे, मतलब अस्थि पर्व मिल रहे हैं, एकत्र आ रहे हैं, तो इस पार्ट को या फिर इस प्रदेश में जो हुआ दैट इज ऑफ योर संधि. समझा? उसको हम संधि कहते हैं बच्चा. ठीक है मास्टर. नो, यही दिखाया, देख व्याख्या सुंदर सी है. ठीक है, इस संधि का और एक छोटू सी व्याख्या है कि संधि इति अस्थि संयोग स्थानम. मतलब संधि क्या रहती है? अस्थि संयोग स्थानम, मतलब जहाँ पे दो अस्थियों का संयोग हुआ है उसको हम संधि कहते हैं, उसको हम संधि प्रदेश कहेंगे. ठीक है मास्टर, और उसको हम जॉइंट कहते हैं. ठीक है, एज अकॉर्डिंग टू मॉडल. देख, यहाँ पे दो अस्थियों का क्या हो गया? दो अस्थियों का संयोग हो गया ना, उस प्रदेश को हम संधि कहेंगे, उस प्रदेश को हम जॉइंट कहते हैं. ठीक है बच्चों. ओके, नाउ संधि के कितने ये एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट घटक है कि सबसे पहला घटक है फिर दोष स्थान.
संधि प्रदेश में जो जिस दोष का प्राधान्य है उसको हम कफ दोष कहेंगे। अब कफ दोष में जिसका प्राधान्य दैट इज श्लेषक कफ। ऑब्वियसली आपको पता है, आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो एज इन क्रिया शारीर ऑल्सो, कि जो आपके संधि में जो कफ प्रेजेंट रहता है दैट इज श्लेषक कफ, इसलिए उसका कफ प्राधान्य वहां होगा ही। लास्ट स्त्रोतोमूल। कौन सा स्त्रोतोमूल है यहाँ पे? ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है कि यहाँ पे मज्जावह स्त्रोतस मूल, मज्जावह स्त्रोतस का मूल स्थान है या फिर मज्जावह स्त्रोतस का प्राधान्य है संधि प्रदेश में, भूलना नहीं बच्चों। नेक्स्ट संख्या, नेक्स्ट इज ऑफ संख्या। अब देख, चरक ने चरक प्रमाणे और सुश्रुत प्रमाणे संख्या अलग अलग होती है। जैसे पिछले एस्पेक्ट में अस्थि में बताया था कि चरक ने मतलब सुश्रुत ने अस्थियों की संख्या 300 बताई है, चरक को वो पटा ही नहीं, चरक को वो अवर्डलेस नहीं, चरक ने 60 एक्स्ट्रा बता दी, 360 डायरेक्ट अस्थियां। मतलब सुश्रुत ने 300, चरक ने 360, मतलब उसमें अस्थि शारीर में चरक ने ज्यादा अस्थियां बताई थी, इसमें सुश्रुत ने थोड़े ज्यादा संधियां बताई है। चरक ने सिर्फ 200 संधियां बताई है। कितने? 200। सुश्रुत बोला जैसे तुमका मेरा नहीं पटता वैसे मेरे को भी तुम्हारी संख्या नहीं पटे, इसलिए सुश्रुत ने 210 बताई। और सुश्रुत बोला फिर जो अपने चरक है उन्होंने क्या किया, सुश्रुत से प्रूफ मांगा कि कैसे तुमने 10 संधियां ज्यादा बताई मेरे से। तो सुश्रुत बोला मैंने षडंगों के आधार पर इस संधियों का ये कर दिया है, डिवीजन कर दिया है। ठीक है, बताओ मुझे, बोला चरक। ठीक है, बताता अभी। देख क्या होता है ना, षडंगों के आधार पर हमें पता है कि षडंगों के आधार पर 3 एस्पेक्ट आते हैं। एक मतलब क्षीर व ग्रीवागत, एक सबसे पहले आता शाखागत। शाखागत मतलब 4 शाखा में, षडंगों के आधार पर 4 शाखाओं में। सेकंड मध्य शारीर, और थर्ड आता क्षीर व ग्रीवागत। क्षीर व ग्रीवागत। अब सुश्रुत बोले कि देखो शाखा 4 होते हैं, तो मैं क्या करूंगा, मुझे मिले 17 संधियां प्रत्येक शाखाओं में। अगर प्रत्येक शाखा में अगर 17 संधियां सुश्रुत को प्राप्त हो गए तो कितने गए, 17 चौक 68। वेरी गुड। अब वो सुश्रुत बोले मुझे मध्य शरीर में षडंगों के अकॉर्डिंग मुझे मिले 59 संधियां। ओके, अब सुश्रुत बोले कि मुझे क्षीर व ग्रीवागत में मिले 83 संधियां, तो इसके टोटल कर लिया तो बनते 210। देख 8 9 17, 17 3 20, ये 0 हाथ चाला 2, 8 5 13, 8 21। ठीक है मास्टर, गट। ठीक है मास्टर, सुश्रुत को ये भी पट गया, चरक को भी पटा। चरक के अकॉर्डिंग 200 संख्या बताए, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 210। अब आते संधि के भेद की तरफ। अब मुझे बता संधि के पहला भेद है, इसमें ये इंसान भाग क्यों रहा है? अरे इसलिए भाग रहा है क्योंकि ये क्रिया की दृष्टि से भेद है। हाँ, क्रिया कर रहा है नहीं, इसलिए क्रिया की दृष्टि से संधि भेद। ओके, और जो सेकंड भेद आता संधि का, इसमें पजल क्यों है मास्टर? अरे क्योंकि ये रचना है, रचना की दृष्टि से संधि भेद। रचना की दृष्टि से संधि भेद। ठीक है, ओके मास्टर। नाउ अब ये क्रिया की दृष्टि से मतलब संधियों में जो क्रिया होती है उनके आधार पर हम क्रिया की दृष्टि से भेद पढ़ेंगे। ओके, उनके आधार पर मुख्यतः क्रिया की दृष्टि से 2 भेद गिरते। कितने? 2। उनका एक छोटू सा श्लोक है। क्या श्लोक है? संधयतु द्विविधा चेष्टावंतम स्थिरा च। ओके, ये एस्पेक्ट यहाँ क्या होता है? संधयतु द्विविधा चेष्टावंतम स्थिरा च, मतलब यहाँ पे क्रिया की दृष्टि से संधि के भेद 2 होते हैं मुख्य प्रकार से। एक होती है चेष्टा स्वरूप। देख
चेष्टावंत, ऑब्वियसली क्रिया की दृष्टि से भेद है तो मतलब उसकी क्रिया चल स्वरूप होगी। और दूसरा भेद है स्थिर, मतलब उसकी क्रिया में कोई चलता नहीं, स्थिरता है। ठीक है, सो दो भेद हो गए अकॉर्डिंग टू क्रिया की दृष्टि से। एक भेद हुआ आपका चलयुक्त, चलयुक्त या फिर हम इसे चेष्टावंत कहेंगे। क्या कहेंगे? चेष्टावंत, चेष्टावंत। अब जो सेकंड है इसको श्लोक के अकॉर्डिंग तो स्थिर संधि का है, लेकिन इसको और एक नाम है अनल। ये ऑथेंटिक बुक ऑफ आयुर्वेदा ऑफ योर रचना शरीर में ये सुंदर वर्ड्स लिए, लाइक चेष्टावंत, अनल, ये बहुत सुंदर वर्ड्स है। ठीक है बच्चों, ये श्लोक अपने नोट्स में भी प्रेजेंट है, चल और अनल। अब चल क्या होता है? चल मतलब जिस संधियों में मोमेंट्स होती है, लाइक दिस संधियों में मोमेंट्स है, दीज आर चल संधि। दिस जॉइंट्स आर कॉल्ड द मूवेबल जॉइंट्स, इसलिए इस संधियों को हम चेष्टावंत या फिर चल संधि कहेंगे, जिनमें संधियों में चलता है। अब सेकेंड जो संधि आती, दिस इज कॉल्ड अनल। अनल मतलब क्या? स्थिर संधि, और इसको हम कहेंगे इमूवेबल जॉइंट्स, जिसमें संधियों में यहां पे कोई चलता नहीं, बस स्थिरता है। दैट्स द पॉइंट बच्चा, समझा? ओके मास्टर। नाउ ये तो पता चल गया हमें कि ये एस्पेक्ट होते हैं। अब लेकिन क्या है ना बच्चों, ये आपकी क्रिया की दृष्टि से जो भेद है, मतलब देखा आपने क्रिया की दृष्टि से मुख्य दो भेद किए संधि के। एक संधि चलयुक्त, दैट इज कॉल्ड चेष्टावंत, दूसरी संधि स्थिरवंत, मतलब स्थिर हुई, इसे हम चल संधि कहेंगे, इसको हम अनल संधि कहेंगे। लेकिन जो चल संधि है वो भी दो प्रकार की होती है। आपको पता है कि चल मतलब चलयुक्त, जिसमें चेष्टा हो रही, जिसमें हलचल हो रही, लेकिन हलचल भी दो पद्धति की होती है ना, जिसमें ज्यादा प्रमाण में हलचल हो रही है और जिसमें अल्प प्रमाण में हलचल हो रही है। दैट इज द पॉइंट ना बच्चा, ये मुख्य एस्पेक्ट है। इसलिए चलयुक्त संधि के दो मुख्य भेद होते हैं। एक इसके भेदों को बताने के लिए हमारे पास ये श्लोक है, ये वाला, हाँ, शाखासु हन्मो कट्या, मतलब मुख्य चलयुक्त संधि के दो प्रकार है। इसको मैं यहाँ ही लिख देता हूँ कि इसके दो प्रकार है। सबसे पहला एक जो पहला प्रकार है चेष्टावंत संधि का, जो आगे दो गिनेंगे, जिसमें मोमेंट्स ज्यादा होगी, इसको हम कहेंगे बहुचल संधि। ओके, और इसको कहेंगे अल्पचल, या फिर इसका बहुत ऑथेंटिक नाम है ईशतचल। क्या नाम है? ईशतचल संधि। मतलब एक ऐसी संधियां जिसमें मोमेंट्स ज्यादा होंगी, कौन सा? बहुचल संधियां। जिसमें मोमेंट्स अल्प होंगी, कौन सा? ईशतचल संधियां। जिसमें मोमेंट्स अल्प है वो ईशतचल संधि। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। देख बच्चों, यहाँ पे छोटा सा श्लोक है हमारा। क्या श्लोक बताता है? देख, श्लोक बोलता है कि शाखासु हन्वो। देख, शाखासु हन्वो क्या है ना? शाखासु, शाखासु मतलब यहाँ पे आपके जो भी आर्म्स में जॉइंट्स, मतलब दीज आर शोल्डर जॉइंट्स, इसलिए शाखा, लाइक दिस जॉइंट इज कॉल्ड शाखा में प्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट, ये भी शाखा में प्रेजेंट है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हिंज जॉइंट। ये सारे जॉइंट्स हैं। ओके, हन्वो, हन्वो जॉइंट्स कॉल्ड टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। आपको पता है हनु इज कॉल्ड हनुवटी ना, सो हनुवटी मीन्स मैंडिबल और टेम्पोरल बोन, इनके बीच में एक जॉइंट प्रेजेंट होता है कॉल्ड टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, और ये ईशतचल होता है, मतलब अल्प अल्प, क्योंकि ये इधर का बस इतनी ही मूवमेंट करता है, ज्यादा मूवमेंट नहीं, इसलिए ये ईशतचल स्वरूप का है। कैसा है ये? ईशतचल। आपका पहला शाखा वाला कैसा था? बहुत मूवमेंट करता था, इसलिए इसको हम बहुचल कहेंगे। ठीक है मास्टर। थर्ड वाला कौन सा? कट्याम च चेष्टावंत, कटी प्रदेश, कटी प्रदेश मतलब वर्टिब्रास। ये वहाँ यहाँ पे एक्सप्लेन किया। देख, ये एक वर्टिब्रास है। ओके, हियर यू कैन सी दिस इज एन वर्टिब्रा, दिस इज ऑल्सो एन वर्टिब्रा। यहाँ पे इनके बीच में एक संधि है। ये जो संधि है दिस इज कॉल्ड इंटरवर्टिब्रल जॉइंट। इसका क्या नाम है? इसको हम कहेंगे
वर्टिब्रल जॉइंट। इंटर मीन्स दोनों के बीच में। किन दोनों के बीच में? वर्टिब्रास के बीच में। वर्टिब्रास को संस्कृत में कशेरुका कहते हैं, राइट। ओके बच्चों, अब देख इनके बीच में ऑब्वियसली तुझे पता है कि इनके बीच का जो जॉइंट है वो ना अल्पचल है ना बहुचल है, उनमें ऑब्वियसली कोई मूवमेंट्स नहीं होती, ठीक है बच्चों। सो ये जो है, ये जो जॉइंट्स हैं इनके बीच का आपको मिलेगा कट्यामच चेष्टांतम दो संधि, ठीक है बच्चों। जैसे मैं बताया था कि शिरोग्रीवागत 83, 59, 68 ये सारे एक्सप्लेन कर दे। क्रिया के भेद से ये चलयुक्त संधि, अनल अकॉर्ड स्टील संधि। अनल में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दैट्स ऑफ योर टीथ, ठीक है मास्टर। शाखा सुहन्मो कट्याम एक्सप्लेन हो गया है। बहुचल, ईशत चल, बॉल एंड सॉकेट, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। अब लास्ट एस्पेक्ट पढ़ता है दैट्स ऑफ रचना की दृष्टि से भेद। हमें पता है ना, ये देख मैंने बताया था कि दो एस्पेक्ट पढ़ते ना, एक पढ़ता क्रिया की दृष्टि से भेद, एक पढ़ती रचना की दृष्टि से भेद। अब ये क्रिया की दृष्टि से भेद तो हो गया, अब रचना की दृष्टि से भेद पढ़ते हैं। ओके, नाउ वी आर डीलिंग विद रचना की दृष्टि से भेद। व्हाट आर द रचना की दृष्टि से भेद? सबसे पहली जो संधि होती है रचना की दृष्टि से दैट इज ऑफ योर कोर संधि। कौन सी संधि होती है? दैट इज ऑफ योर कोर संधि। सबसे पहले अब ये जो 8 भेद है रचना की दृष्टि से, कोर, उदुकला, सामुद्गा, प्रतरा, इंतुन्न, सेवनी, वायस्तुंडा, मंडलानी, शंखावर्ता, ये 8 संधियां संधि भेद के अकॉर्डिंग पड़ती है। 8 संधि, 8 संधिज अकॉर्डिंग टू संधि रचना की दृष्टि से संधि भेद, अस्ति संधि भेद है, ठीक है बच्चों। अब इसकी बहुत सुंदर ट्रिक हम बताएंगे। कार से उतरते ही सागर प्रथमेश ने तुरंत गोल पात्र में शंख रखे। अब क्या है? कार का क, मतलब देखिए कार मिस्टर बीन की है, इसमें उतरते ही सागर और जो प्रथमेश थे उसमें तुरंत उतरते ही क्या किया, ऊपर उनको कौवा दिख दिया, इसलिए उन कौवे के लिए गोल पात्र में शंख रख दिया, पानी पीता, ठीक है। सो कार का क फॉर कोर संधि, उतरते ही कॉर्डज उदुकला संधि, सागर का सा कॉर्डज सामुद्गा संधि, प्र कॉर्डज प्रतल संधि ने तुरंत कॉर्डज तुन्न सेवनी संधि, काकसाठी, काकमुखी कोणती संधि होती? कॉर्डज वायस्तुंडा संधि, गोलपात्र, यहाँ पे गोलपात्र मतलब मंडल संधि, और शंख रख दिया मतलब शंखावर्त संधि, ठीक है मास्टर। अब पहली संधि पढ़ते कॉर्डज परिचय, कॉर्डज कोर संधि। अब इस कोर संधि को एक्सप्लेन कर दे। कोर संधि इज कॉल्ड हिंज जॉइंट। मैं इसको एक्सप्लेन आपको करूँगा। यहाँ पे देख, कोर संधि में क्या होता है कि दरवाजे, खिड़कियाँ, इनको स्थिर तथा चल रखने के लिए जो बंधन उपयोग में लाया जाता है उसे कोर या कब्जा कहते हैं। आपको पता है क्या, जो अपने डोर्स होते हैं उन डोर को इस तरह से अटैच्ड होते ये डोर लाइक दिस, ओके। सो इनकी मूवमेंट क्या होती, इनके ये प्लेन तक और फिर थोड़े ही आगे जाते, सो इतनी ही मूवमेंट उनकी होती है। सो जो अटैचमेंट होती है ना दरवाजे खिड़कियों को, उस अटैचमेंट को हम कोर कहते हैं या फिर कब्जा कहते हैं। उसी तरह हमारे शरीर में उसी तरह कुछ अटैचमेंट्स की संधियां होती हैं लाइक दिस। ये जो संधि है यहाँ पे कोर संधि है। ये जो कोर संधि, देख ये जो संधि का ये जो मेरा फॉर एग्जाम्पल हाथ है, ये इस तरह से जाएगा लेकिन इसके आगे नहीं जाएगा, या फिर इसके नीचे जाएगा, नहीं जाएगा, टूट जाएगा बच्चों। सो लेकिन देखिए इसकी संधि या फिर इसकी मोमेंट इतने तक ही लिमिटेड है, इस तरह से इतने तक ही लिमिटेड है, इसके नीचे ना इसके आगे नहीं जाएगा। सो इसकी मोमेंट बहुत लिमिटेड होती है, इसकी मूवमेंट्स के आगे कोई जा नहीं सकता, इसलिए इसको कोर संधि कहते हैं, ठीक है। इसकी विशेषता है जैसे मैंने बताया था कि इसकी मूवमेंट्स लिमिटेड होती है, चलो इसकी मूवमेंट्स अनलिमिटेड नहीं होती बच्चा, ठीक है मास्टर। नाउ द नेक्स्ट संधि कोर संधि, दिस इज ओके। अब कोर संधि, देख कोर संधि को हम हिंज जॉइंट कहते हैं। हमें पता है कि देख इस तरह से ये अटैचमेंट हो जाती है बच्चा, हियर यू कैन सी। देख अगर ये अटैचमेंट हो गई तो हम इसको इस तरह से घुमा सकेंगे या फिर इस तरह से घुमा सकेंगे, लेकिन ज़्यादा नीचे ले सकेंगे नहीं, मूवमेंट्स लिमिटेड है क्योंकि इसकी वजह से, ओके, क्योंकि ये अड़ जाता है ना, दैट इज ऑफ योर हिंज जॉइंट कॉल्ड कोर संधि। ये कहाँ कहाँ होती है? सबसे पहले ये अंगुली में होती है। अंगुली में मतलब इंटर फैलेंजल जॉइंट, इंटर फैलेंजल जॉइंट मतलब यहाँ पे ये फैलेंजस है, फैलेंजस के बीच में जो संधि होती है कॉल्ड एज इंटर फैलेंजल जॉइंट एंड दिस इज ऑफ योर कोर संधि। मुझे बता ये जो उंगली है ये और नीचे जाएगी क्या? नहीं, इसके ऊपर
बस इतने, मतलब इतने तक ही, इसके आगे ये प्रोसीड करेगी क्या, नहीं। दिस इज कॉल्ड हिंज जॉइंट। मणिबंधः, मणिबंधः दिस कॉल्ड द रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट में ये आगे इसका और इसका आगे नहीं जाती, दैट इज कॉल्ड मणिबंधा संधि, कॉल्ड रिस्ट जॉइंट। गुल्मा, गुल्फा सॉरी, गुल्फा, गुल्फा कॉल्ड एज एंकल जॉइंट, नीचे पैरों में होती है, कॉल्ड एंकल जॉइंट। जानु संधि कॉल्ड नी जॉइंट, जैसे मैंने बताया था कि नी जॉइंट उसी तरह होती है जिस तरह से कुरपर संधि होती है। दिस इज कुरपर संधि कॉल्ड एल्बो जॉइंट, ये कुरपर रेशो कॉल्ड एल्बो जॉइंट। ठीक है मास्टर, यस मास्टर, गॉट इट, वेरी गॉट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट संधि इज कॉल्ड उलूखला संधि। आपको पता है उलूखल क्या होता है? उखल और मुसल पता है, जिसमें हम शंगदाने की चटनी बनाते हैं, जिसमें हम मसाले कूटते हैं उसको, या फिर जिसमें ठेसा बनाते हैं, वो जो यंत्र होता है उसको उलूखला कहते हैं। जिसमें एक पात्र बहुत खोलगट होता है, दूसरा पात्र मुसल की तरह ऐसा होता है, मतलब वही। दिस इज कॉल्ड सॉकेट एंड दिस इज कॉल्ड बॉल। दिस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज कॉल्ड उलूखला संधि। उखड़ी और मुसल की रचना जिस प्रकार ये होती है उस संधि को हम उलूखला संधि कहते हैं। इसका स्थान कहाँ कहाँ मिलेगा? सबसे पहली कक्षा में, जैसे मैंने बताया था कि शोल्डर जॉइंट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसलिए कक्षा संधि कॉल्ड द शोल्डर जॉइंट। सेकेंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है? वंक्षण प्रदेश में, मतलब हिप जॉइंट में। ठीक है, एंड थर्ड प्रेजेंट होता है दशनेशु। दशन मतलब दांत, दांत और आपके नीचे की कैविटी होती है उसके बीच में जो होती है, दैट्स ऑफ टीथ, इनमें क्या होता है? ये आपकी उलूखला संधि होते हैं। ओके, क्रिया की दृष्टि से क्या हो गया? देख, कक्षा और वंक्षण इनमें तो हलचल होती है, इनमें मोमेंट्स होती है, ये बहुचल संधियां हैं। ठीक है बच्चों, और दशनेशु जो है वो स्थिरा है, उसमें हलचल नहीं होती, वो स्थिर है। ठीक है, नाउ थर्ड इज कॉल्ड द सामुद्गा संधि। ओके, नाउ द मोमेंट इज कॉल्ड सामुद्गा। व्हाट इज सामुद्गा? सामुद्गा संधि का हम कंपैरिजन करते हैं सैडल जॉइंट से। सैडल जॉइंट, ओके। अभी जो सैडल जॉइंट है इसमें क्या होता है? देख बच्चा, इसमें ये रचना होती है। इसमें रचना में आपको पता चलेगा कि एक अस्थि कैसी होती है। हाँ, एक अस्थि ऐसे नीचे हुई, नीचे दबी हुई होती है, लिख दे, एक बहुत नीचे। ओके, एक अस्थि नीचे डीप होती है और एक अस्थि जो होती है ये वाली, ये एक अस्थि ऊपर उभरी हुई होती है, लाइक दिस। मतलब एक अस्थि ऊपर उभरी हुई और एक अस्थि ऐसे इस तरह से, एक ऊपर उभरी हुई और एक ऐसे डीप गई ना, सो एक अस्थि ऊपर की ओर। मतलब ये जो अस्थि है आपकी, जो ये ब्लू वाली, ये कॉन्वेक्स है ना, राइट? सो यू कैन से इट इज कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स को हम आयुर्वेद में क्या कहेंगे? इसको हम उन्नतोदर कहेंगे। ठीक है, मतलब अगर आपको ये आ गया, दैट इज ऑफ योर सामुद्रिक संधि आए, तो ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ड अस्थि, एक अस्थि ऊपर की ओर होती है, दैट इज ऑफ कॉन्वेक्स नेचर, उसको हम उन्नतोदर कहेंगे, उन्नतोदर। और एक अस्थि एक नीचे कॉन्केव नेचर की जैसी होती है, कॉन्केव नेचर, उसको हम नतोदर कहेंगे। ये दो शब्द आपने उपयोग कर लिए ना अपने LA में, तो आपको फिक्स मार्क देगा वो एग्जामिनर, क्योंकि उन्नतोदर और नतोदर कोई लिखता नहीं है। ये बहुत आयुर्वेदिक टर्म्स है, बहुत ऑथेंटिक आयुर्वेदिक टर्म्स और बहुत अच्छे आयुर्वेदिक टर्म्स है। उन्नतोदर, नतोदर, उन्नतोदर इज फॉर कॉन्वेक्स, नतोदर फॉर कॉन्केव, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, now स्थाना। व्हाट इज स्थाना? सबसे पहला इट इज स्थान इन द अंशपीठा। देख, अंशपीठ को हम अंशफलक बोला था, अंशफलक कॉल्ड एज स्केप्यूला। अंशपीठ एक संधि है, ये जो संधि है ये आती स्टर्नो क्लाविकुलर जॉइंट में। अब ये कहाँ मिलेगा आपको? तो मैं आपको इसको 3D में एक्सप्लेन करता हूँ। स्टर्नो क्लाविकुलर जॉइंट में आपको 3D में दिखाता हूँ। अगर मैंने स्टर्नम दिखाया, ओके, मैं इसको हाइड कर देता हूँ, मैं आपको स्टर्नम दिखाता हूँ। देख, स्टर्नम का ये वाला रीजन देख, अंदर की तरफ गया है। ओके, सो दिस इज नतोदरा, हाँ, और उसमें आर्टिकुलेट होने वाला है आपका क्लाविकल। ओके, ये वाला दिख रहा क्लाविकल, ये वाला, हाँ। ओके, नाउ हियर यू कैन सी द क्लाविकल, और क्लाविकल
का ये जो सरफेस है ये ऊपर उठा है, हाँ ऊपर आया, दिस इज कॉल्ड द उन्नतोदर। मतलब देख ये वाला रीजन उनका अंदर की तरफ गया है ना, दिस इज कॉल्ड एज अंदर की तरफ गया, कॉल्ड नतोदरा। और ये जो ऊपर आया हो कॉल्ड उन्नतोदरा, मतलब नतोदर उन्नतोदर के बीच में जो संधि हुई दैट इज ऑफ योर सेडाल जॉइंट। ओके, इसमें जो संधि हो गई दैट इज ऑफ योर सेडाल जॉइंट एंड दैट इज ऑफ योर अनसपीट संधि कॉल्ड एज सामुद्गा संधि विच इज कॉल्ड द एक्रो स्टर्नोक्लाविकुलर जॉइंट। यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है, यस मास्टर, यू कैन सी द संधि। ठीक है बच्चा। ओके, नाउ गुदभग नितंबेशु सामुद्गा। ओके, गुदभंग मतलब इनका किनका रेफरेंस देख भाई। गुद मतलब ऑफ योर हेयर्स, सेक्रम, भग कॉर्ड्स प्यूबिस, नितंब कॉर्ड्स एलियम। इनमें जो संधि होती है दैट इज ऑफ योर सामुद्गा संधि। हियर यू कैन सी दिस इज ऑफ योर इलियम, दिस इज ऑफ योर सेक्रम और यहाँ पे प्यूबिस होगा। ओके, सो इनमें जो संधि होगी मतलब कॉल्ड एज दिस कॉल्ड एज अ सेक्रो इलियाक जॉइंट दैट इज ऑफ योर सेडाल जॉइंट विच इज देयर इज अ, क्योंकि यहाँ पे एक सरफेस अस्थि का ऊपर की उठा होता है, एक सरफेस अस्थि का नीचे। ठीक है मास्टर। नाउ द नेक्स्ट संधि इज ऑफ योर सामुद्गा संधि। देख लिया, सारे एस्पेक्ट देख लिए। नाउ द प्रतर संधि। प्रतर संधि, अब प्रतर संधि के एस्पेक्ट में क्या बताएगा कि प्रतर संधि में क्या होता है। अगर तू इस डायग्राम को देखेगा तो प्रतर संधि में इस संधि का मतलब इस अस्थि का ये जो पृष्ठ है ये समतल है, राइट। समतल मतलब क्या, सपाट है, राइट। और ये जो दूसरी अस्थि है आपकी उसका भी पृष्ठ सपाट है, हाँ, इसका भी पृष्ठ सपाट है। ओके, मतलब इस अस्थि में या फिर इस संधि में, इस अस्थि संधि में हमें जो संधि मिलती है इसमें दोनों ही अस्थि का जो पृष्ठ होता है वो समतल होता है, वो सपाट होता है, इसलिए हम इसे प्रतर संधि कहेंगे। ओके, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, प्रतर संधि। और प्रतर संधि को मॉडर्न के अकॉर्डिंग रिलेट किया, दिस इज कॉल्ड द प्लेन जॉइंट। प्लेन जॉइंट, या फिर ये एक सपाट पृष्ठ है अस्थि का, ये एक सपाट पृष्ठ है दूसरे अस्थि का, इस तरह से वो ग्लाइड करते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, प्लेन जॉइंट, या फिर इसको हम कहेंगे ग्लाइडिंग जॉइंट मास्टर। यार बच्चों, ठीक है बच्चों, प्रतर संधि की व्याख्या समझ गए कि दोनों अस्थि का जो पृष्ठ होता है वो समतल होता है और उसका मॉडर्न एस्पेक्ट। अब इसके स्थान देखेंगे। सबसे पहला वी आर सीइंग हियर इन ग्रीवा। ग्रीवा कॉल्ड एज अ सर्वाइकल रीजन, मतलब सर्वाइकल रीजन में जो सर्वाइकल वर्टिब्रास होते हैं उनके बीच में हमें प्रतर संधि मिलती है। ओके, और पृष्ठवंश मतलब वर्टिब्रल कॉलम। ओके, नाउ सर्वाइकल वर्टिब्रा, अगर मैंने दिखाया दिस इज सर्वाइकल वर्टिब्रा। देख, सर्वाइकल वर्टिब्रा में ये एस्पेक्ट है, ये अटैच होने वाला होता है। ये दोनों वर्टिब्रा मतलब ऊपर वाले वर्टिब्रा में भी प्रेजेंट होता है, नीचे वाले में भी, और ये दोनों ही सपाट होते हैं, ये वाले रीजन्स, ये वाले। सो दिस इज आर्टिकुलर रीजन्स, और ये दोनों ही वर्टिब्राज में सपाट होते, समतल होते, पृष्ठ समतल होता है, इसलिए उनका आर्टिकुलेशन ऐसे ग्लाइडिंग की तरह होता है। सो इसलिए उनमें ईशतचल संधि होती, अल्प प्रमाण में संधि मोमेंट होती है, इसलिए इनको जो एस्पेक्ट है दैट्स ऑफ प्रतर संधि। ठीक है मास्टर। अब तूने बोला मास्टर सर्वाइकल वर्टिब्रा इट इज आल्सो पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, तो इन्हें पृष्ठवंश से सेपरेट क्यों बताया। हुआ ऐसा, यहाँ पे ना थोरासिक वर्टिब्रा को इन्होंने एलैबोरेट करके पृष्ठवंश बताया क्योंकि वो पीछे की ओर, दिस इज पृष्ठवंश, और जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है इन्होंने ग्रीवा पोर्शन बताया, इस तरह से किया। ठीक है बच्चों, सो यही है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना क्योंकि पृष्ठवंश मतलब वर्टिब्रल कॉलम ही होता है, लेकिन कहीं कहीं रेफरेंस के लिए यहाँ पे उन्होंने थोरासिक वर्टिब्रा को पृष्ठवंश लिया गया। ठीक है बच्चों, सो वही दिस इज ऑफ योर प्रतार संधि। ना दैट इज ऑफ योर तुन्न संधि। ओके,
नाउ वी आर डीलिंग विद तुन्न सेवनी संधी. व्हाट इज तुन्न सेवनी? देख क्या होता है ना, तुन्न, तुन्न म्हणजे सारखी, समान. किसके समान? सेवनी की तरह. सेवनी मतलब क्या? शिवल्याप्रमाणे. जहां पे सूचर्स लगते हैं ना, दैट इज कॉल्ड सेवनी. या फिर जहां पे सूचर्स लगा, टाके लगे, उसे सेवनी कहते हैं. मतलब जिस अस्थि संधि में सूचर्स की तरह रचनाएं होती है उसे हम तुन्न सेवनी संधि कहते हैं. ठीक है मास्टर. इसकी स्थान सबसे पहले शीर, शीर मतलब आपको स्कल लेना पड़ेगा. ठीक है. कटिकपालेशु, कटिकपालेशु मतलब सेक्रल रीजन या फिर सेक्रम हिप बोन. इसका जो रीजन होता है यहाँ पे भी आपको वो तुन्न सेवनी संधि प्राप्त होती है. अब शीर में कौन सी तुन्न सेवनी संधियां? देख सबसे पहले ये आपकी तुन्न सेवनी संधि दिख रहा है, एकदम शिवल्या प्रमाणे रचना है, एकदम शिवनी की समान रचना, इसलिए तुन्न सेवनी. इसलिए ये जो सबसे पहली आपकी सूचर है, इस सूचर को कहते हैं मेटोपिक सूचर. ओके. सूचर, यस, सूचर इज रेफर्ड एज अ मॉडर्न वर्ड फॉर द तुन्न सेवनी संधि. यस. और मेटोपिक सूचर इन दो बोन के बीच में प्रेजेंट है. ये दो बोन का नाम है फ्रंटल बोन. यस, फ्रंटल बोन को ज्वाइंट करने वाली कौन सा? मेटोपिक सूचर्स. नाउ दिस इज, नाउ ये सेकंड सूचर आया, दिस इज सेकंड सूचर. दिस सूचर इज कॉल्ड एज, ये सेकंड सूचर, यस, कॉल्ड एज कोरोइडल सूचर्स. दिस इज कॉल्ड सेकेंड सूचर, कॉल्ड द कोरोइडल सूचर. ये थर्ड सूचर आया, ये थर्ड. ओके. ये थर्ड भी दो बोन को ज्वाइन करने वाला, फ्रंटल पराइटल. सो ये पराइटल बोन्स होंगे. यस मास्टर. और उनको ज्वाइंट करने वाला जो सूचर होता है कॉल्ड द सजाइटल सूचर. और लास्ट वाला ये वाला सूचर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द लैम्बॉइडल सूचर्स. सो दिस ऑल सूचर्स आर टर्म्ड एज संधि व्हिच इज तुन्न सेवनी संधि, क्योंकि सीने प्रमाण, शिवनी प्रमाणे रचना होती है, दैट इज ऑफ योर तुन्न सेवनी. ठीक है मास्टर. और कटिकपालेशु, सेक्रम बोन में भी समान रचना प्रेजेंट होती है बच्चों. देख मेटोपिक संधि, कोरोनल सूचर, सजाइटल सूचर, लैम्बॉइडल सूचर, वही बताया है बच्चों. ना नेक्स्ट इज कॉल्ड वायस्तुंड संधि. व्हाट इज वायस्तुंड? इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे चलता हूँ. वायस्तुंड. ओके. देख तुंड मतलब ऑब्वियसली मुख होता है, और वायस का मतलब होता है काक. काक मतलब कावड़ा. मतलब जिस संधि में एक अस्थि का मुख, एक अस्थि का पर्व, एक अस्थि का टोक काक की मुख की तरह हो, दैट इज ऑफ योर तुन्न सेवनी संधि. समझा? एक कावळ्याच्या चोचीप्रमाणे जिसकी रचनाएं होती है एक अस्थि की, उसमें से उसको हम काक, दैट इज कॉल्ड तुन्न सेवनी संधि कहते हैं. ये कहाँ प्रेजेंट होती है? देख हन्व उभयतः, एक जगह प्रेजेंट होती है हन्व उभयतः. उभयतः मतलब दोनों बाजू. किसके दोनों बाजू? हन्वों के. हन्वो मतलब हनु प्रदेश, या फिर इसको हनुवटी कहते हैं. हनुवटी मतलब को मैंडिबुलर, और दोनों बाजू ऑफ मैंडिबुलर मतलब यहाँ पे एक ही जॉइंट है, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, इसको हम TMJ कहते हैं. ओके. सो वहाँ पे यहाँ पे मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ. दिस इज ऑफ योर टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट. देख ये आपका मैंडिबल है, राइट. इस मैंडिबल को देख इस तरह से, मतलब कावळ्याच्या चोची प्रमाणे यहाँ पे उसका एक, उसकी एक अस्थि का जो एंड है, टोक है, विच लुक्स लाइक एक काक मुख, राइट. और वो जो यहाँ पे अटैच हुआ है, ये दिस इज कॉल्ड द टेम्पोरल रीजन एंड दिस इज कॉल्ड द मैंडिबुलर जॉइंट. सो टेम्पोरो मैंडिबुलर, ये टेम्पोरल बोन्स एंड दिस इज मैंडिबुलर, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट. ओके मास्टर. क्रिया की दृष्टि से ये कैसी होती? ईशतचल होती. अल्प प्रमाण में इसकी मोमेंट होते हैं, हम ज्यादा मोमेंट नहीं कर सकते, इसलिए बहुचल तो नहीं है. इसमें मोमेंट होती ही नहीं, क्या नहीं होती है, थोड़ी होती. ईशतचल तो स्थिरा नहीं है, तो बची ईशतचल. ठीक है मास्टर. सेवंथ इज कॉल्ड मंडल संधि. व्हाट इज मंडल संधि? मंडल संधि मतलब गोलाकार जिसका स्वरूप होता है. मंडल मतलब गोलाकार स्वरूप का. ठीक है. अब यह कहाँ कहाँ मिलेगी हमें? कंठ में मिलेगी, हृदय में मिलेगी, नेत्र में, क्लोमनाडीशु मंडला. अब कंठ मतलब क्या? थ्रोट रीजन में. ओके. थ्रोट रीजन में आपको हृदय. हृदय मतलब हृदय में कहाँ मिलेगी? वॉल्स ऑफ द हार्ट. ओके. अगर आपने हार्ट के वॉल्स देखा यहाँ पे, दीज आर कॉल्ड वॉल्स आता है, ये सर्कुलर होते हैं, व्हिच इज कॉल्ड द ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, aortic wall, these all are circular, गोलाकार जिसका स्वरूप होता है. तो these are the walls of the heart. इसलिए यहाँ पे भी मंडल संधि प्रेजेंट होती है. नेत्र में भी प्रेजेंट होगी. और क्लोमनाडीशु, क्लोमनाडी यहाँ पे ट्रेकियल ली गई है, लेकिन एक्यूरेटली यहाँ पे क्लोमनाडी मतलब ट्रेकियल रिंग्स.
ओके जैसे मैंने आपको पहले ट्रेकिया एक्सप्लेन कर दिया है, ओके उसमें मैंने बताया था कि दीज आर ट्रेकियल रिंग्स, ये जो रहती है ये गोलाकार स्वरूप की रहती है इस तरह से, सो दीज आर ट्रेकियल रिंग्स। ओके मास्टर, एंड लास्ट संधि इज कॉल्ड शंख आवर्त संधि। व्हाट इज शंख आवर्त? शंख आवर्त, इस तरह से इसकी संधि होती है, इस संधि की संधि शंख आवर्त। शंख मतलब शंख समान, आवर्त मतलब चक्राकार, वेरी इंपॉर्टेंट। शंख समान चक्राकार जिसकी स्वरूप होती है, जिसकी रचनाएं होती है, उसको हम शंख आवर्त संधि कहते हैं बच्चों। और ये जो संधि है वो तरुण अस्थियों की होती है, मतलब क्या, कार्टिलेजेस की होती है। ओके ये कहाँ मिलेगी हमें? श्रोत्र श्रृंगाटक के स्थान पे। श्रोत्र मतलब कर्ण, लेकिन कर्ण का कौन सा भाग? इनर ईयर। ये देखिए कॉक्लिया, ये कॉक्लिया रीजन शंख के समान चक्राकार है कि नहीं, इसलिए ये बहुत चक्राकार है, इसलिए यहाँ पे मंडल अपनी शंखावर्त संधि प्रेजेंट होती है। मंडल गोलाकार होती है, तू बोलेगा शंख के समान चक्राकार है ना, ये देख शंख भी ड्रॉ किया तेरे। और श्रृंगाटक मर्म, श्रृंगाटक मर्म कहाँ प्रेजेंट होता है? यहाँ पे, ये श्रृंगाटक मर्म है। यहाँ पे श्रृंगाटक मर्म को घ्राण, कर्ण, नासा और नेत्र, इनसे जो रसवही नाड़िया के पोषण होती है, राइट, यहाँ से निकलती है वो श्रृंगाटक मर्म। इसको अगर मॉडल से कंपेयर किया गया ना तो वो निकलता कैवर्नस साइनस, इसलिए यहाँ पे कैवर्नस साइनस और इनर ईयर, इनमें अपने को शंखावर्त संधि मिलती है। ओके बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ अवर वन शॉर्ट वीडियो ऑफ फर्स्ट एस्पेक्ट, जिसमें 3 टॉपिक्स कवर कर लिए बहुत सुंदर से। सबसे पहला शरीरोपक्रमणीय शारीर अच्छे से डिटेल्ड कवर, सेकंड अस्थि शारीर डिटेल्ड कवर, थर्ड शारीर दैट इज ऑफ योर संधि शारीर डिटेल्ड कवर। इसके टाइम लैप्स वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन है, मतलब आप अपने नीड के अकॉर्डिंग उसको शिफ्ट कर सकते हैं। आपको जो टॉपिक्स देखना है, मैंने बहुत छोटे छोटे भी टाइम लैप्स एस्पेक्ट लगाए, जो टॉपिक आपको देखना वो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। और आपको पता ही होगा हाँ कि हमारे चैनल पे ये 2 सीरीज गोइंग ऑन है। सेकेंड ईयर के लिए फार्माकोलॉजी सीरीज आपके लिए, या फिर आपके किसी सीनियर को अगर रिकमेंड करना जरूर करना, दैट इज फिर फार्माकोलॉजी सीरीज बहुत इजी वे में। और सेकंड न्यूरो एनाटॉमी सीरीज आपके लिए, दैट इज एनाटॉमी इन वेरी परफेक्ट, फ्री ऑन यूट्यूब। ओके बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। बहुत ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आपको नोट्स चाहिए, कंप्लीट नोट्स जस्ट फॉर 29 रुपीज़ एट ऑल, और इसके साथ में आपको रचना शारीर पार्ट फर्स्ट के नोट्स, पार्ट सेकंड के नोट्स ये भी प्रोवाइड हो जाएंगे, दोनों नोट्स आपको मिल जाएंगे चाहिए तो। सो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो, मतलब यू कैन चेक आउट दैट QR एज वेल। ओके, होप यू लाइक दिस वीडियो, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।